अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को, कंफर्म करो ना एक बार। यस सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, फिर इनकम टैक्स क्लास है, तो आज इनकम टैक्स में हम लोग पीजीपीपी चल रहा था, तो पीजीपीपी मैंने कंप्लीट करा दिया सर। मतलब पीजीपीपी रिलेटेड जितना सारा प्रोविजंस था मैंने ओवरऑल आई थिंक सारे डिस्कशन ही कर लिए। बट कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहिए था। ऐसे तो एग्जाम्पल्स हुआ है, इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स हुआ है, मतलब प्रोविजंस पढ़ते पढ़ते, बट थोड़ा थॉरो क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है। तो आज का क्लास बेसिकली क्वेश्चन आंसर के लिए ही मैं डेडिकेट करूंगा। मतलब इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर कि पीजीपीपी रिलेटेड, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशंस इनकम टैक्स में, मतलब किस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर एज ए टैक्स प्रिपेयरर भी आप एक क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे। और अगर अलग अलग क्लाइंट आपके सामने आता है तो प्रोविजंस के ऊपर बेस करके आप कैसे उनका हिसाब किताब लगाओगे। तो अगर आप पूरा पीजीपीपी पढ़ चुके हो और अगर आप रिवाइज भी अच्छे से कर चुके हो तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सर। ठीक है, मतलब जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आई नो कुछ लोग हैं जो लोग एग्जाम भी दिया है, रिवाइज कर भी दिया है, वेरी गुड सर। जो लोग नहीं किए उनको जरूर बोलूंगा सर, रिवाइज कर लो। रिवाइज करके टेस्ट भी देने के लिए रेडी हो जाओ पीजीपीपी के लिए। ऑलरेडी कुछ लोग ऑन डिमांड दे रहे हैं सब, ठीक है, मतलब खुद रिक्वेशन डाल के हमको टेस्ट देना है बोल के दे देता है। सो जिसको जैसे देना है वैसा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई होना जरूरी है सर। ठीक है, मतलब देखो सीरियसनेस इतना तो होना चाहिए एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होने के नाते। अच्छा, अब रही बात कि सर हम लोग आज क्या करेंगे। सर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते करते कुछ प्रोविजंस याद भी आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार और डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो सर पीजीबीपी जो लास्ट काफी दिनों से चल रहा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पीजीबीपी क्या है और कैसे पीजीबीपी से डील करना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स का ये काफी वाइटल एक एरिया है सर। ठीक है, इनकम टैक्स में ये बहुत ही वाइटल एक एरिया है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत होता है, तो इसको लेके तो एकदम कोई दोहरा ही नहीं है। तो चलो देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देख पाएंगे या फिर किस तरह का क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पे बात करने से पहले क्या आपको एक बार रिकॉल करा दूं फटाफट, जो लोग नहीं पढ़ा होगा उनके लिए। ठीक है सर, थोड़ा समरी पॉइंट्स अगर मैं फटाफट थोड़ा 2 मिनट में बताऊं कि क्या क्या सेक्शंस हम लोग यहाँ पर डील किए हैं। इसमें सेक्शन 145 है जो बेसिकली मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करता है सर। हाँ, सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग आइदर कैश और मार्केंटाइल बेसिस। मतलब ये जो पीजीपीपी में जो अकाउंट्स मेंटेन होता है, इसको हम लोग कैश बेसिस में भी मेंटेन कर सकते हैं या मार्केंटाइल बेसिस में भी कर सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा सर कैश बेसिस मतलब, सर कैश बेसिस मतलब जो मिलता है उसी का हिसाब रखते हैं। जैसे हम लोग अकाउंटेंसी जब स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का मैटर है सर। जब हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं तब हम लोग ये बात पहले ही करते हैं सर कि अकाउंट्स को हम लोग कैश बेसिस में भी मेंटेन कर सकते हैं या एक्रूड बेसिस में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको हम लोग मार्केंटाइल बेसिस करते हैं। अब मार्केंटाइल बेसिस का सिंपल और क्या मतलब हो सकता है, मतलब और कुछ नहीं कि जो पैसा हमें मिला नहीं या जो पैसा मैंने दिया नहीं उसको भी हम लोग अकाउंट में ट्रीट करते हैं कि नहीं करते। मानो कि पैसा मिला नहीं है, जैसे डेटर मिला नहीं है, फिर भी हम लोग यही सोचते हैं ना कि मिलने वाला है, मेरा एसेट है। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते। या किसी को पैसा देना है, पेमेंट करना है, फिर भी उन लोग उसको दिया नहीं, फिर भी मैं उसको अकाउंट्स में हिसाब किताब करता हूँ। करता है कि नहीं करते सर, बोलो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यही तो मतलब है ना। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि जो मिला नहीं उसको भी हम लोग डील करते हैं, जो देना नहीं, दिया नहीं पर देना है उसे भी हम लोग डील करते हैं। ये तो अकाउंट्स का बेस है। तो यहाँ पर भी सिमिलर बात कर रहा है सर कि हम लोग यहाँ पर जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं 145 सेक्शन के तहत, उसको इनकम टैक्स में कैश और मार्केंटाइल बेसिस रेगुलरली कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। ठीक है, जो एसएससी एम्प्लॉय किया गया है उसको सारे के सारे मैटर को डील किया जाता है। तो ये एक बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट था कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं
एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको बता देता हूँ सर। जैसे आप लोग आईसीडीएस के बारे में मैंने कभी बोला नहीं है ना, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। चलो आईसीडीएस के बारे में थोड़ा बात करो कि सर ये आईसीडीएस क्या है, ठीक है। मतलब देखो, पीजीपीपी का पूरा खेल किससे है? पूरा खेल प्रॉफिट से है ना सर। पूरा खेल प्रॉफिट से है। प्रॉफिट इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट से हो सकता है, वॉलेंटरी रिसिप्ट से हो सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बिजनेस करता है, उस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना ही पीजीपीपी का मेन पर्पस है। अब ये जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, जिसमें सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जो बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है जो मुझे एक बार आपको बताना चाहिए। जैसे आईसीडीएस का एक कॉन्सेप्ट है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हो सर? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड निकालते हैं। इसको हम लोग आईसीडीएस के नाम से जानते हैं। दिखाई दे रहा है सर? ये रहा, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई इन द ऑफिशियल गेजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। मतलब कैसे इनकम को कंप्यूट करना है और उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से ऑफिशियल गेजेट में टाइम टू टाइम सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ एसएससी, इसको हर क्लास ऑफ एसएससी को फॉलो करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफिकेशन दिया सर, ये वाला नोटिफिकेशन में 29/9/2016 में नोटिफाइड 10 आईसीडीएस, ठीक है, इनकम डिस्क्लोजर एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। कितना नोटिफिकेशन दिया, कितना नोटिफाई किया सर? 29/9/2016 में गवर्नमेंट ने, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन नोटिफाइड 10 आईसीडीएस। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली देखो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई करते हैं उनको दो स्टैंडर्ड्स तो जानना ही पड़ता है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो लोग सीएमए का पढ़ाई करते हैं उनको अपना अकाउंट स्टैंडर्ड सबको पढ़ना पड़ता है ना सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सी इंस्टीट्यूट करता है उसको सभी को जानना चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही पूरा अकाउंट्स मेंटेन होता है। इसके अलावा जो स्पेशल वे में सीएमए करता है उनको कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी अलग से करना पड़ता है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट के थ्रू से निकाला जाता है। इसके अलावा जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करते हैं उनको बाकी स्टैंडर्ड्स तो है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अब इनकम टैक्स तो सभी के लिए है। अब इनकम टैक्स में इनकम टैक्स स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जिसको हम लोग इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, या फिर मोर पॉपुलरली नोन एज आईसीडीएस। अब गवर्नमेंट ने 10 आईसीडीएस एप्लीकेबल किया फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 से, असेसमेंट ईयर 17-18 से। कुछ पॉइंट ऐसे इधर उधर रह जाता है, कभी बात करते करते समझ में आता है तो मैं बोल देता हूँ सर। समझ आ रहा है ना सर? तो देखो, तो इसमें नोटिफाइड आईसीडीएस हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल एसएससी। अब जो भी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होता है उसको सभी के सभी एसएससी को फॉलो करना पड़ता है। अदर देन एन इंडिविजुअल और एन हिंदू अनडिपेंडेंट फैमिली हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑफ द previous year audited in accordance with the provisions of section 44AB. पॉइंट टू बी नोटेड सर। हम लोग सेक्शन 44AB ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे फिर से सेक्शन 44AB बताने का आपको जरूरत नहीं है। बट इतना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ना कि सेक्शन 44AB में, जैसे कि मानो एक सिंपल तरीके से बहुत सारा पॉइंट था वहां पर कि जिसका 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो रहा है, जिसका ग्रॉस रिसीव 50 लाख क्रॉस कर रहा है ना, उनको तो ऑडिट करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है, तो आपको अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट किसका होता है? ऑडिट तो अकाउंट्स का होता है। हम लोग ऑडिट वर्ड सुनते हैं, ऑडिट सब्जेक्ट्स के बारे में भी सुनते हैं, बहुत वाइटल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट के लिए ही जाने जाते हैं सर, है ना। तो ऑडिट किस चीज का करते हैं? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। अब टैक्स ऑडिट जो है सर, नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट तो है ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं टैक्स ऑडिट पे। अब टैक्स ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। इसका पूरा राइट सीए के पास ही दिया हुआ है।
अगर बाकी कोई भी टैक्स प्रिपेयरर का काम कर रहा है, लाइक सीएमए हो, सीएस हो, कोई लॉयर हो, या व्हाटएवर, जो भी बंदा टैक्स का काम कर रहा है, नॉर्मल बीकॉम पास बंदा भी टैक्स का काम कर सकता है, कोई मना नहीं है। आप टैक्स प्रिपेयर करो, लेकिन टैक्स प्रिपेयर करने के बाद आपको ऑडिट तो सीए से ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बात ऐसा है कि 44A(b) के तहत जिसको भी ऑडिट, टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, उसे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो नोटिफाइड आईसीडीएस हैव टू बी फॉलोड, मतलब जो भी नोटिफाइड आईसीडीएस है उसको किससे फॉलो करना पड़ता है? सभी को फॉलो करना पड़ता है, एक्सेप्ट जो 44AB में टैक्स ऑडिट नहीं करवाते, या फिर जिसके अकाउंट मेंटेन करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला है अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब ज्वाइंट फैमिली वाले जो हैं, ठीक है, हु इज नॉट रिपोर्ट, ज्वाइंट फैमिली मतलब जिनका ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होता है सर। हाँ, ये हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस में भी पढ़े हैं और पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो वहां पर ये डिस्कशन बहुत डिटेल्स में होता है कि एचयूएफ क्या होता है। एचयूएफ मतलब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, जिसपे कर्ता होता है, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस पे पूरा फैमिली का इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो हिंदू अनडिविडेड फैमिली हो या इंडिविजुअल हो जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उन्हें आईसीडीएस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। फॉलोइंग द मार्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब आप क्या सिस्टम ऑफ अकाउंट फॉलो करोगे? मार्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। चाहे आप पीजीबीपी करो, चाहे आप अदर सोर्स करो, ठीक है, आपको आईसीडीएस फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या आईसीडीएस है उसका नाम थोड़ा जान लो सर, बाकी डिटेल्स डिस्कशन इसका फाइनल लेवल में भी होता है, ठीक है। जो 10 नोटिफाइड आईसीडीएस है उसका थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज आईसीडीएस 1 में बोला है, आईसीडीएस 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होगा, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो करना है वो आईसीडीएस 1 में बोला है, ठीक है। आईसीडीएस 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के बारे में बोला है। आईसीडीएस 3 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है। आईसीडीएस 4 के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बोला है, ठीक है। आईसीडीएस 5 में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, मतलब कौन से एसेट्स को टेंजिबल फिक्स एसेट्स मानेंगे या किसको इंटेंजिबल्स है, तो बेसिकली ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स के बारे में बात करता है। आईसीडीएस 6 जो है द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने का इफेक्ट कैसे पड़ता है उसके इनकम कैलकुलेशंस पे, उसके बारे में आईसीडीएस 6 है। आईसीडीएस 7 क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। आईसीडीएस 8 सिक्योरिटीज के बारे में बात करता है। आईसीडीएस 9 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में बात करता है। और ICDS 10 provisions contingent liability and contingent assets। contingent liability मतलब जो फ्यूचर में जो लाइबिलिटी अभी क्रिएट नहीं हुआ हो सकता है, ठीक है, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। जो एसेट अभी बना नहीं है बट एसेट बन सकता है, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। हम लोग लॉ में भी पढ़ते हैं ना, बिजनेस लॉ में भी इसके ऊपर बात होता है, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इवन अकाउंटेंसी में भी इसका बहुत सारा डिस्कशन होता है सर। तो इतना तो समझ लो कि ये सब डिस्कशंस का जो पूरा डिटेल्स है वो नॉर्मली फाइनल लेवल में डिटेल्स में डिस्कशन होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग बस नाम का जानकारी लेते रखे हैं कि भाई इतना सारा आईसीडीएस के बारे में बोल के रखा हुआ है, ठीक है। तब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ता है, मतलब फॉलो कराना पड़ता है हर एक एसएससी के लिए, ठीक है। बस इतना तो मुझे बोलना चाहिए था आईसीडीएस के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि भाई ये जो पूरा इनकम कैलकुलेशंस होता है इसके पीछे का क्या खेल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या पॉलिसीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, बस इतना मैं आपको बताया। बेसिकली अकाउंट्स के साथ काफी मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट्स है, बिकॉज पीजीबीपी का पूरा जो खेल है वो तो प्रॉफिट से ही जुड़ा हुआ है, और प्रॉफिट तो अकाउंट्स करके ही मिलता है ना सर। तो इसीलिए आपको अकाउंट्स के साथ जिनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ना इसी तरह का कॉन्सेप्ट बोल देता है और आपको उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आईसीडीएस के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लिए सर, ठीक है। अब चलो सर, जैसे कि आपको मैं बोला कि आज मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन आंसर पे ही चलते हैं, ठीक है। प्रोविजन सुन सुन के शायद आप लोगों का माथा खराब हो गया हो, अब थोड़ा प्रोविजंस का एप्लीकेशंस पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जैसे हम लोग सेक्शन 32 बहुत वाइटल सेक्शन है सर, सेक्शन 35 रिलेटेड और भी कुछ एरिया है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर आपके साथ। 35 डीडीए, 36 का एरिया बहुत वाइटल माना जाता है। 37 और फिर अमाउंट नॉट डिडक्टेबल में सेक्शन 40 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 40 40A, ठीक है, 40A का भी सब सेक्शंस वेरिएंस है, ठीक है। पार्टनरशिप और एलएलपी के लिए 40 सबसेक्शन बी का एरिया बहुत वाइटल था, ठीक है।
फिर इस तरह से हम लोग 44, 44A, 44AD, 44AB, ठीक है, 44AE, और लास्ट में हम लोग लास्ट दिन हम लोगों को, मुझे याद है सर, हम लोग कॉम्पोजिट इनकम पे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट इनकम मतलब जहां पर आपको एग्री और बिजनेस का एक मेलजोल देखने को मिला है। ठीक है, एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम का एक हाइब्रिड मोड। मतलब अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो जो एग्रीकल्चर भी है और उसका बिजनेस भी कमर्शियल लेवल में माना जाता है, जैसे मानो कॉफी का बिजनेस, कॉफी का एग्रीकल्चर, टी का एग्रीकल्चर, ठीक है, या रबर का एग्रीकल्चर, तो उसमें भी एक परसेंटेज का एरिया है जो लास्ट वीक मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन करें चलो सर, ठीक है। चलो मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लेने से अच्छा रहेगा। सर आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर है ना? अच्छा, मैंने ये वाला एक क्वेश्चन था कि मैंने काफी पहले ही करा दिया था, स्टार्टिंग आई थिंक फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। मिस्टर शिवम वाला एक क्वेश्चन था, नोट्स के अंदर देखना, ठीक है, जिसमें मिस्टर शिवम एक रिटेल ट्रेडर था कोचीन में, और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे के रखा था और उसमें अपना प्रॉफिट भी बता के रखा था। हाँ सर, हुआ था ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया था, और फिर हमें ये पूछा गया था कि आप मिस्टर शिवम का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन निकालो 44AD के तहत, ठीक है। और हम लोग ये भी अजम्पशंस करने के लिए बोला गया था कि वो 115BAC का जो सेक्शन है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। मतलब 115BAC जो डिस्काउंटेड रेट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉलो करता है उसे फॉलो नहीं करता। अब 115BAC में मैं डिटेल्स डिस्कशंस आपको और एक चैप्टर के बाद कराऊंगा, जैसे कि इसके बाद मैं अदर सोर्स कराने वाला हूँ। अदर सोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सारा चैप्टर मिला के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मतलब टोटल इनकम का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि टोटल इनकम का ना, टोटल इनकम में क्या होता है, जितना हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे इनकम टैक्स में मेन मेन सारे हेड जो 5 हेड्स है सर, 5 हेड को मिला के जितना सारा प्रोविजंस होता है सबको मिला जुला के भी क्वेश्चंस एक साथ मिक्स करके आपको दे देगा, ठीक है। तब आपको सारा हेड का नॉलेज अगर नहीं रहेगा ना तो आप टोटल इनकम कभी भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए कि टोटल इनकम करने से पहले थोड़ा सारा हेड का नॉलेज होना चाहिए। बट फिर भी मैं, अगर जिसका नहीं हुआ है सारा हेड, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग करेंगे सर। एक बार पीजीपीपी कंप्लीट हो जाए और अदर सोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर मैं टोटल इनकम पे बात करने वाला हूँ। अगर हो सके तो बीच में भी टोटल इनकम का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए। अच्छा, ये शिवम वाला क्वेश्चन हो चुका था, मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर याद में इसलिए दिलाया आपको क्योंकि ये क्वेश्चन में एक अच्छा चीज क्या था कि पूरा क्वेश्चन आपने नॉर्मल पीएल को रेक्टिफाई करने के पीछे दिमाग लगाया, पर लास्ट में जाके आपको पूछा है कि भाई 44AD में प्रिजम्पटिव स्कीम में आप कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है। मतलब पूरा हिसाब किताब तो पूरा बेकार ही हो गया, ठीक है। लेकिन प्रिजम्पटिव स्कीम तो बेसिकली टर्नओवर पे टैक्स पे करता है ना, तो पूरा टर्नओवर पे फोकस करके आपको टैक्स देना पड़ा था। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर, जिसपे हम लोग ऐड लेस करके बहुत सारा दिमाग लगाए, डिप्रिसिएशन का भी हिसाब किताब किए, बट लास्ट में जाके हम लोग का एक ही काम पड़ा, दैट इज प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करना है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं सर। मिस्टर सुखविंदर का एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। सर स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो, जरा बताइएगा। Yes, सर मिस्टर सुखविंदर का क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सुखविंदर बंदा क्या कर रहा है सर, ये अच्छा, ये तो ट्रांसपोर्टर हो गया सर, ठीक है। मिस्टर सुखविंदर, पंजाबी नाम सुन के लग रहा है ट्रांसपोर्टर में बड़ा नाम है पंजाबी लोगों का। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेज, ठीक है। गुड्स कैरेज का बिजनेस करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस है। 1 अप्रैल 2022, ठीक है, इनके पास 10 ट्रक है सर। कितना ट्रक है? 10 ट्रक है। आउट ऑफ विच 6 आर हेवी गुड्स व्हीकल। इसमें से 6 ट्रक ऐसा है जो भारी ट्रक है। अब हेवी गुड्स व्हीकल क्या है मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। द ग्रॉस 12,000 किलोग्राम के ऊपर होने से उसको बोलते हैं ना सर। ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ सच गुड्स व्हीकल इज 15,000 kg ईच। मतलब समझ में ही आ रहा है, 12,000 kg से ज्यादा है तो हेवी गुड्स है ना। अच्छा, हेवी गुड्स लाइट गुड्स से कुछ फर्क पड़ता है क्या? हेलो, अरे yes, sir. फर्क पड़ता है ना? क्या फर्क Yes, sir. पड़ता है बोलो? उसका रेट में হেভি গুডস হলে তাহলে 1000 করে হয়, মানে গ্রস पर टन, ভেহিকল পার हाँ টন।
আর লাইট হলে তাহলে 7,500 করে পার মান্থ। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब चलो, अगर आप लोग यही यही चाहिए सर, यही प्रोविजंस का पावर है, ठीक है। अगर पहले प्रोविजंस पढ़ा हुआ होता है ना, तो आपको ना कनेक्ट होने में इजी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि भाई 15,000 केजी हुआ तो क्या फर्क पड़ा, ठीक है। और होगा 15,000 केजी, लेकिन 15,000 केजी क्यों बोला है, इसको समझने के लिए प्रोविजंस पहले से पता होना है। टफ तो ये है नहीं सर, इनकम टैक्स में बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, क्या टफ है, बस अगर पहले से अगर पूरा चीज आप पढ़ लेते हो ना, कहानी अगर बैकग्राउंड में पता है, तो फिर आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। यही यही है इनकम टैक्स का मेन खेल। सेकेंड में 2022 को ही सोल्ड वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल। सेकेंड में को वो वन ऑफ द हेवी गुड्स व्हीकल को क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। एंड परचेज्ड ए लाइट गुड्स व्हीकल, सेल करके एक लाइट गुड्स व्हीकल खरीद लिया। कब खरीदा, 6 मई को 2022। दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून 2022। लेकिन ये जो न्यू व्हीकल उसने खरीदा है, इसको उसने यूज करना चालू किया 15 जून 2022 से। They ask you compute the total income of Mr. Sukhvinder for the assessment year 22-23। अब कुछ फॉलोइंग डेटा भी आपको दिया है, चलो क्या क्या और एडिशनल डेटा दिया है देख लेते हैं। तो सुखविंदर ने फ्रेट चार्ज कलेक्ट किया, मतलब भाड़ा बेसिकली, ठीक है। फ्रेट चार्ज कलेक्ट किया 12,70,000 का। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उसको कुछ ऑपरेशनल खर्चा भी हुआ। अब खर्चा को तो माइनस करने का पावर है रे बाबा, है ना, बिजनेस का खर्चा है। तो बिजनेस करते वक्त, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते वक्त उनको ऑपरेशन करने में, ऑपरेशनल मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत 6,25,000 का। डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 कंप्यूट करके दे दिया आपको एज पर सेक्शन 32 1,85,000 का। बाकी कुछ अदर ऑफिस एक्सपेंस है 15,000 का। तो ये सब कुल मिला के माइनस करके आपका मतलब टोटल करके आ जाता है 8,25,000। और अगर हम इसको माइनस करते हैं 12,70,000 से, तो मेरा नेट प्रॉफिट आता है किसका, सुखविंदर का 4,45,000। और सुखविंदर का कुछ और भी इनकम है जो नॉन बिजनेस इनकम है, बिजनेस का नहीं, किसी और इनकम है कोई और सोर्स का, जिसका अमाउंट देके रखा है आपको 70,000 का, ठीक है। 70,000 का नॉन बिजनेस इनकम देके रखा है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आपको पहले ही पूछा है कि आप सुखविंदर का इनकम कैलकुलेट करो असेसमेंट ईयर 23-24 का। और ये जो सारा डिटेल्स आपको गिवन है ये 22-23 का, ठीक है। 22-23 का डिटेल्स देके रखा। सुखविंदर एक ट्रांसपोर्टर आपके पास आया, उसका गाड़ी का हिसाब किताब आपको दिया कि भाई मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी बेचा, मैंने वो गाड़ी खरीदा, ठीक है, सब दिया। और फिर कुछ हिसाब भी दिया प्रॉफिट का, ये डेटा आपके सामने खड़ा कर दिया। अब आपको पूछ रहे कि भाई बताओ कि सुखविंदर साहब का इनकम क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जैसे ही आपने ट्रांसपोर्टिंग का एरिया देख लिया गाड़ी का, आपको कौन सा सेक्शन याद आया सर, प्लीज टेल मी। 44 44 AE 44 AE, थैंक यू सर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टिंग देखते ही आपको 44 AE का याद आ गया, थैंक यू सर, ठीक है। इसी तरह से सेक्शंस को भी कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कनेक्टिविटी क्रिएट करना, तो ये कनेक्टिविटी है। अगर पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लोगे। उसके बाद सेक्शन के अंदर क्या लिखा है उसको याद करना है और जवाब को देना। तो सबसे पहले तो इसका प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 44 AE would apply in case of Mr. Sukhvinder since he is engaged in the business of plying goods carriage। ये पहले आपको लिखना है कि यहाँ पर हम लोग 44 AE को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि सुखविंदर जो है वो गुड्स फ्लाइंग कैरेज का काम करता है, या तो हायर पे देते हैं या तो खुद चलाते हैं। और उनके पास owns not more than 10 goods carriage at any time during the previous year। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उनके पास 10 से ज्यादा गाड़ी नहीं है, तो 44 AE उनके लिए लागू होता है। और 44 AE कौन से सेक्टर, मतलब क्या कॉन्सेप्ट में बात करता है सर, प्रिजम्पटिव में बात करता है क्या। यस सर। प्रिजम्पटिव का और दो सेक्शंस क्या है, 44 AD 44 ADA। थैंक यू सर। 44 AD एंड 44 ADA, ये और बाकी दो सेक्शंस है जो 44 AE के अलावा और भी दो एरिया है जो प्रिजम्पटिव में बात करता है। सो रिकॉल कराने के लिए थोड़ा बीच बीच में बोल दिया। अच्छा, सेक्शन 44 AE क्या बोलता है, आप पहले प्रोविजंस लिखो, ठीक है। 44 AE प्रोवाइड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ सच एसएससी ऑन ए प्रिजम्पटिव बेसिस, ठीक है। देखो सर, पहले ये बताया आपने कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है सुखविंदर का, ये तो प्रिजम्पटिव में जाने वाला है, 44 AE में जाने वाला है। फिर आप बता रहे हो कि भाई 44 AE कहता क्या है, मतलब प्रोविजंस को भी लिखना है, ठीक है। तो प्रोविजंस क्या बताते हैं, द इनकम शैल बी डीम्ड टू बी, मतलब मान लेंगे
1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, ये बेसिकली किसके लिए लागू होता है? हेवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट एज द केस में बी पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच हेवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। ईच हेवी गुड्स व्हीकल के लिए ये हिसाब होगा। एंड 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच गुड्स कैरेज अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, मतलब जो लाइट व्हीकल्स है जिसका वजन 12000 केजी से कम होता है, हम उसे लाइट व्हीकल कैटेगरी में डाल देते हैं। ओन्ड बाय द एसएससी, एक बात याद रखना, यूज्ड बाय एसएससी नहीं, ओन्ड बाय एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर हम 23-24 का हिसाब लगा रहे हैं तो 22-23 में 23-24 का हिसाब लगा रहे हैं तो 22-23 में वो कितना गाड़ी ओन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ओन्ड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर और सच हायर सम एज डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी, अगर जो भी अमाउंट कंप्यूटेशंस के प्रोविजंस में बता के रखा है कि भाई लाइट व्हीकल्स हो तो 7500 और अगर हेवी व्हीकल्स हो तो 1000 पर टन, इससे ज्यादा अमाउंट होगा तो उसे भी लिया जाएगा, ठीक है। और सच हायर अमाउंट एज डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी, मतलब सुखविंदर इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम। अब मिस्टर सुखविंदर का इनकम बहुत सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा ना सर। कैलकुलेटेड सेक्शन 44 AE का क्या हिसाब हो जाएगा, कितना गाड़ी है उसका, चलो देख लेते हैं, इसका वर्किंग के थ्रू से देख लेते हैं। हाँ, कि उसके पास गाड़ी कितना है और उसके हिसाब से कितना टन का उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पर दो नोट वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट आपका आंसर का पार्ट बनता है सर, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्किंग नोट ऑलवेज आपका आंसर का पार्ट बनेगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर का एक हेडिंग बना लीजिएगा, फिर उसमें आपका जो भी इनकम है, ठीक है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर कॉलम बना लीजिए, एक प्रिजम्पटिव इनकम का कॉलम बना लीजिए, और जहां अकाउंट्स मेंटेन होगा उसका एक भी कॉलम बना लीजिए। मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसके साथ आपको पहले 44 AE के तहत उसका क्या क्या प्रिजम्पटिव इनकम होता है वो पहले आप देख लो। 44 AE के तहत आपका प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है वो पहले आप देख लो। तो पहला बात तो ये है कि उसके पास जो गुड्स कैरेज था, हेवी गुड्स व्हीकल, कितना हेवी गुड्स व्हीकल था, क्वेश्चन याद करो थोड़ा, क्वेश्चन याद करो जरा। हाँ, 6 टोटल 6 हेवी गुड्स व्हीकल था, जिसमें से ये बोला था कि सेकंड में, अच्छा 1 अप्रैल को उसके पास 10 ट्रक था, उसमें से 6 ट्रक, मतलब 10 में से 6 जो था हेवी था, है ना। आउट ऑफ 10 6 हेवी था। ये पहले ही जब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, उसी टाइम में ना आपको साइड में कहीं पर नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको हिसाब लगाने में सुविधा होगा। तो नोट डाउन करके आप 10 हेवी व्हीकल्स में से 6 हेवी हैं, और सेकेंड में 2022 को उसने एक हेवी व्हीकल को सेल कर दिया, मतलब 6 में से एक आउट हो गया और उसको सेल करके एक लाइट व्हीकल ले लिया 6 में को, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 6 में से एक चला गया तो 5 रहेगा, और एक लाइट व्हीकल एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब अगर लाइट व्हीकल 4 था तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइट व्हीकल है इसको उसने यूज किया 15 जून 2022, ठीक है। पुट टू यूज ओनली ऑन 15 जून को, खरीदा है 6 मई को बट यूज कर रहा है 15 जून को। अच्छा, क्या पुट टू यूज कुछ असर करेगा सर? हाँ, क्या पुट टू यूज कोई इफेक्ट डालता है क्या? यस नो सर। सर। पुट टू यूज इफेक्ट डालेगा? अच्छा चलो देखते हैं। तो फर्स्ट गुड्स कैरेज जो उसके पास था हेवी गुड्स का, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो फर्स्ट गुड्स कैरेज जिसको उसने यूज किया 1 मई तक, फिर उसने 2 मई को सेल किया, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मंथ का खेल देखो, नंबर ऑफ मंथ कितना दिन का होगा? 1 मई मतलब पूरा मई महीना, हाँ 1 मई मतलब पूरा मई। सेकंड में कब कब बेच रहा है? फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल, अप्रैल से मई, मतलब बेसिकली अप्रैल का हिसाब है ये, अप्रैल से मई तक का। सेकंड मई को बेच दे रहा है तो वहां पर बेसिकली अप्रैल और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब अगर सेकंड मई को भी देख रहा है तो पूरा मंथ का हिसाब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुड्स कैरेज अप टू 1 मई तक है, बट उसमें हम लोग पूरा हिसाब 2 महीने का करेंगे, बिकॉज 1 मई तक कर रहा है। अगर अप्रैल में ही कर देता तो 1 मंथ ही होता। तो फर्स्ट गुड्स कैरेज अप टू 1 मई, जिसमें नंबर ऑफ मंथ 2 है, और 5 गुड्स कैरेज ऐसा है, मतलब ये वाला गुड्स गाड़ी तो बिक गया ना सर। 10 में से 6 कैरेज था हेवी का, उसमें से एक गाड़ी बेच दिया, तो एक गाड़ी जो बेचा उसको साइड करते हैं, और बाकी जो उसके पास रह गया वो कितना हो गया? 5। 5 गुड्स कैरेज हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरा उसके पास पूरा साल में था, मतलब एकदम अप्रैल टू मार्च, मतलब अप्रैल 2000
22 से लेके मार्च 2023 तक उसके पास ये रहा। तो गुड्स कैरेज हेल्ड थ्रू आउट द ईयर कितना है 12। ठीक है, अब रेट पर टन जो एज पर दी प्रोविजन है, सो रेट पर टन पर मंथ क्या हो जाएगा 1000 करके, है ना। तो आप अभी हिसाब लगाओ कितना टन का होगा, कितना टन का बोला है 15 टन का, अनलेट एंड वेट बोला ना 15 टन का। तो 15,000, तो 15,000 केजी है, तो 15,000 को डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो टन मिल जाएगा, तो 15 टन करके। ठीक है, तो 15 टन, तो इधर हिसाब क्या कर देंगे 1000 इंटू 15 और कितना महीना यूज किया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 30,000। और इधर भी वही हिसाब होगा 15,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 9 लाख। 15 टन 1000 टका पर टन का 1000, और जितना महीना आप चला रहे हो। बोलो सर, ये हिसाब क्लियर है? ये फर्स्ट दो गुड मतलब ये हेवी गुड्स का हिसाब क्लियर है आप लोगों को? सभी को पूछ रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो यस पूछ लो सर। अगर किसी को ये हिसाब में कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से समझा दूंगा। बेसिकली इसका गाड़ी कितना दिन यूज हो रहा है उसके ऊपर पूरा हिसाब लगा हुआ है। उसके पास 10 ट्रक था, मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 ट्रक में से 6 हेवी गुड्स का व्हीकल है, उसमें से एक हेवी गुड्स व्हीकल सेकंड में को बेच रहा है। अब आपके मन में चल सकते थे सेकंड में को बेच रहा है तो यूज जो है 1 महीना करता, लेकिन सर हम लोग प्रोविजंस में ही पढ़ते हैं ना, पूरा मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ। अगर फर्स्ट मई तक वो उसको यूज कर रहा है तो उसका पूरा मंथ का ही हिसाब आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 महीने का हिसाब यहाँ पर दिखा रहे हैं नंबर वन। जो गुड्स कैरेज वो हेवी गुड्स व्हीकल वो सेल कर दे रहा है। अच्छा, अब ये तो रहा हेवी गुड्स व्हीकल का हिसाब। गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी मतलब अभी जो लाइट व्हीकल है, सिंपल बात है। अब जो लाइट गुड्स व्हीकल है, लाइट गुड्स व्हीकल मतलब लाइट गुड्स व्हीकल मतलब जो उसमें 12,000 केजी वाले से कम वाला जो व्हीकल है, ऐसा व्हीकल का संख्या कितना था उसके पास, बोलो। आउट ऑफ 10 पहले 6 था, फिर 6 में से एक चला गया तो ये 5 हो गया। लाइट व्हीकल पहले 4 था, बाद में और एक आ गया, तो कुल मिला के एंड में तो 5-5 ही रह गया। लेकिन शुरू में 6-4 था ना, हेलो, स्टार्टिंग में 6 और 4 था, फिर बाद में 6 में से एक बड़ा गाड़ी बेच के एक छोटा गाड़ी लिया, तो छोटा गाड़ी लेने के बाद छोटा गाड़ी का संख्या भी 5 हो गया, और इधर भी आपका बड़ा गाड़ी भी 5 रह गया। यही है ना हिसाब? देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो बोलिएगा। अच्छा, गुड्स व्हीकल अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल, इसमें वन गुड्स कैरेज 6 मई को वो खरीद रहा है, 6 मई को गुड्स खरीद रहा है उस कैरेज को। तो अगर 6 मई में खरीद रहा है कि कितना मंथ इसका यूज होगा सर, मई से 11 मई months। मई 22 से मार्च 23 तक, है ना। 22 मई से 23 मार्च, सॉरी मतलब 2023 दे बाबा, 2023 का 31 मार्च तक, सिंपल बात है। तो यहाँ पर आप 11 मंथ यूज कर रहे हो, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा तो ये पहला ये जो गाड़ी आपने न्यूली खरीदा, और भी आपके पास 4 गुड्स कैरेज है जो आपके पास शुरू से था, जो आपके पास एकदम स्टार्टिंग से था, मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग से, वो आपने पूरा का पूरा 12 महीना यूज किया। क्या रूल है इसका, 7,500 करके 7,500 करके आपका पर पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ लिया जाता है। तो सिंपल हिसाब लगाओ 7,500 इंटू 11 करके जितना होता है, और 7,500 इंटू 12 करके जितना होता है। कैलकुलेट करके जरा देख लीजिएगा, कुछ गलत है तो बोल दीजिएगा। तो 13,72,500 ये आपका दोनों गुड्स का मतलब गुड्स व्हीकल का हिसाब है ना सर, बोलो। ये आपका दोनों गुड्स व्हीकल का हिसाब है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हेवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल का इनकम का हिसाब बोलो सर, एज पर दी 44 AE के प्रोविजंस के हिसाब से। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अगर है तो पूछ लो, मैं फिर से समझाऊंगा। ऐसे तो हम लोग ऐसा क्वेश्चंस पहले भी किए हैं सर, जब हम लोग प्रोविजंस पढ़े थे तब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चंस करके आए हैं। ओके सर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन हाँ बोलो सर, बोलो। तो क्वेश्चन देखा ना एक बार। क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन, बोलो। না, তার পরেরটা তার নিচেরটা।
इसमें इसमें तो कुछ नहीं है सर, ये तो बस फ्रेट चार्ज, ऑपरेशनल एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन और ऑफिस एक्सपेंस का डेटा दिया है जो नेट प्रॉफिट को हिसाब करने के लिए। इसमें आते हैं सर, इसमें तो अभी आए नहीं। अभी हम लोग बस ये हिसाब लगा रहे थे कि उसका प्रिजम्पटिव इनकम क्या होने वाला है। तो प्रिजम्पटिव इनकम उसका हुआ सर 13,72,500। बोलो सर, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो बंदा ने जो सुखविंदर, ठीक है, सुखविंदर का प्रिजम्पटिव इनकम है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग देख लिया कि कैसे इसका वर्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो वर्किंग। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वर्किंग का प्रेजेंटेशन आप अपना शॉर्ट शॉर्ट टाइप ऑफ हिसाब से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैटर को सेम रखना। ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ मंथ है, आप चाहो तो इसको जैसे ये प्रेजेंटेशन के थ्रू से किया हुआ है, आप अगर इसको थोड़ा और छोटा प्रेजेंटेशन कर सकते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने लायक होना चाहिए। ठीक है, समझने लायक होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटेशन वगैरह में, देखो टैक्स में ना प्रेजेंटेशन इतना मायने नहीं रखता, बट हाँ आपका आंसर इतना अच्छे से लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो है उसको देख के समझ में आए कि भाई आप करना क्या चाहते हैं, और जरूरत का पॉइंट को दिखाना भी चाहिए। ठीक है, जैसे हेवी गुड्स व्हीकल का हिसाब आपको अलग से दिखाना चाहिए, लाइट गुड्स व्हीकल या आधा दिन हेवी गुड्स व्हीकल का हिसाब को अलग दिखाना चाहिए। सबको एक साथ मिला जुला के ना खिचड़ी मत पकाइएगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि प्रोविजन हेवी गुड्स के बारे में अलग बात करता है, लाइट गुड्स के बारे में अलग बात करता है, तो इसीलिए आपको अलग अलग दिखाना ही चाहिए सर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब में। प्रिजम्पटिव में 13,72,500, ये हम लोग अभी अभी देखा गाड़ी का हिसाब। और अदर बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस और नॉन बिजनेस इनकम उसका क्वेश्चंस में पहले ही दिया हुआ था। सुखविंदर अदर इनकम कितना करता है सर? देखो 70,000 इनकम करता है अदर इनकम। ठीक है, जो बिजनेस इनकम नहीं है, कोई नॉन बिजनेस इनकम है, लेकिन कौन सा नॉन बिजनेस है वो नहीं बताया। चलो जब बताया नहीं तो दिमाग काहे लगाना। ठीक है, फिलहाल एज पर दी क्वेश्चन हम लोग इतना समझ लेते हैं कि 13,72,500 और 70,000 कुल मिला के सुखविंदर का इनकम बनता है सर 14,42,500। ओके, अब अगर हम लोग एज पर अकाउंट्स चलते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एज पर अकाउंट्स चलते हैं तो जैसे ये वाला अकाउंट्स को देखें आप, ये जो हिसाब यहाँ पर दिया है, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स में सुखविंदर का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब दिया हुआ है, मतलब उसने कितना प्रॉफिट किया एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये 4,45,000 का जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है सर, ये प्रॉफिट एज पर व्हाट, एज पर अकाउंट्स है। तो एज पर अकाउंट्स वो बता रहे कि उसका नेट प्रॉफिट है 4,45,000 और उसका अदर इनकम है 70,000। तो अगर हम लोग बुक्स मेंटेन के हिसाब से देखें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 4,45,000 का और अदर इनकम है 70,000 का, तो कितना इनकम बन रहा है? 5,15,000 का। कितना इनकम बना सर? 5,15,000 का। ये ना, ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और ये एज पर प्रिजम्पटिव स्कीम है। तो प्रिजम्पटिव स्कीम में उसका इनकम कितना बना, इसका ख्याल रखिए। प्रिजम्पटिव स्कीम में उसका इनकम बना 14,42,500 और अकाउंट्स मेंटेन में उसका प्रॉफिट मतलब इनकम हुआ 5,15,000, मतलब 5,15,000। अब क्वेश्चन का आंसर को कंप्लीट करते हैं सर। ठीक है, अब इतना देर से हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या हिसाब उसका हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको देखो। मिस्टर सुखविंदर बिजनेस इनकम कैलकुलेटेड अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AE हमें मिल गया सर 13,72,500। ठीक है, और उसका टोटल इनकम बना 14,42,500, ये हमको समझ में आया। ठीक है, हाउएवर एज पर सेक्शन, ये थोड़ा सा जान लीजिए, एज पर सेक्शन 44 AE सबसेक्शन 7 मिस्टर सुखविंदर may claim lower profit and gains if he keeps and maintains proper books of account as per section 44AA and gets the same audited and furnishes a report of such audit as required under section 44AB. If he does so, then his income for tax purpose for the goods carriage would be 4,45,000 instead of 13,72,500 and his total income would be 5,15,000. मतलब समझे सर? मतलब समझे, ये इसमें पूरा खेल छुपा हुआ है। इस पूरा मेहनत का असल रंग इस पर्टिकुलर पॉइंट में है। क्या पॉइंट है सर? मिस्टर सुखविंदर, अच्छा आप मुझे बताओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि सुखविंदर के लिए कौन से अमाउंट में टैक्स देना सुविधाजनक है। मतलब अगर टैक्स, अच्छा हमेशा एक सोचो, एक एसएससी टैक्स ज्यादा देना चाहेगा कि कम देना चाहेगा? एक सिंपल सा बात करो, कम एसएससी देगा। टैक्स कम देना चाहेगा, है ना? तो कम अगर आप क्लेम करना चाहते हो, जैसे ये जो, अगर वो बोलेगा कि भाई मेरा बिजनेस इनकम 13,72,500 के जगह अगर 4,45,000 है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा?
उसको क्या करना पड़ेगा अगर उसको ये प्रॉफिट क्लेम करना है, क्योंकि वो 4,45,000 में टैक्स देना चाहता है, तो अगर उसको 4,45,000 में टैक्स देना है तो फिर उसको अकाउंट्स मेंटेन करना है। अगर आप बोलते हो कि भाई मेरा प्रॉफिट कम है, मेरा बिजनेस इनकम कम है, तो फिर अकाउंट मेंटेन करो। और अकाउंट मेंटेन करने के बारे में कौन सा सेक्शन बोलता है? 44AA बोलता है। किसी किसी के लिए तो मैंडेटरी है, और जिसके लिए मैंडेटरी नहीं है वो खुद करे। जिसके लिए मैंडेटरी है हम लोग पूरा स्पेसिफाइड लिस्ट पढ़े थे। अब जिनके लिए मैंडेटरी है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके लिए मैंडेटरी नहीं है, जैसे सुखविंदर ट्रांसपोर्टर के लिए अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी तो नहीं था, लेकिन अगर आप लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाहते हो तो आप 44AA के तहत अकाउंट्स मेंटेन करो। और सिर्फ मेंटेन ही ना करना है सर, मतलब सिर्फ मेंटेन करने से बात नहीं बनेगा। अकाउंट्स मेंटेन के साथ साथ आपको उसको ऑडिट भी करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है, 44AB के तहत। और उसको रिपोर्ट को भी सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिपोर्ट के अंदर। आपको ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के साथ एनेक्स करके भेजना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपना बिजनेस इनकम को 4,45,000 क्लेम कर सकता है इंस्टेड ऑफ 13,72,500। और इन दैट केस उसका टोटल इनकम हो जाएगा 4,45,000 प्लस 70,000 का अदर इनकम मिला के 5,15,000। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो फिर उसको 13,72,000 प्लस 70,000 करके इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। স্যার এখানে 44 এবি তো কম্পালসারি না ট্যাক্স অডিটটা করা। नहीं कंपलसरी नहीं है तो बोला था, लेकिन अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो फिर टैक्स ऑडिट करवाना। मतलब एक्चुअली देखो ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिटर का रोल क्या है सोसाइटी में? ऑडिटर का रोल ये है कि अगर कोई क्लेम करता है कि भाई मेरा, जैसे मानो यहाँ का सुखविंदर अगर क्लेम करता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट कम है, तो क्या खुद से भी तो आप अकाउंट्स बना सकते हैं। आपको अकाउंट्स बनाने में बहुत बड़ा बात नहीं है सर। थोड़ा सा अकाउंट, आजकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है काफी सारा, है ना, चाहे आप टैली यूज कर लो या फिर अगर एसएपी यूज कर लो। अगर छोटा से छोटा आजकल सॉफ्टवेयर, छोटा छोटा खाता बुक ये सब बोल के काफी कंपनी निकल गया है जो आपका अकाउंट्स मेंटेन कर देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकाउंट्स आप, या फिर आप हैंड रिटन करके भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है सर कि आपका अकाउंट्स ऑथेंटिक है, आपने कुछ छुपाया नहीं, इसका ऑथेंटिसिटी किससे मिलता है? इसी के लिए तो अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट को तो इसीलिए बनाया। हमारे देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके बाद ब्रिटिश चला गया, ब्रिटिश चला गया, लेकिन ब्रिटिश जाने के बाद देश का बिजनेस लेवल में जो ऑथेंटिसिटी है उसको कौन प्रूफ करेगा? आपका हिसाब किताब आप सही बोल रहे हो, इसका प्रूफ क्या है? ये चार्टर्ड के ऑडिट पे है, इसी पे तो ऑडिटर का रोल है। ये तो सोसाइटी का मतलब ट्रांसपेरेंसी का झंडा लेके घूमता है सर। एक सोसाइटी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इसका झंडा चार्टर्ड के हाथ में है। वो अलग बात कि घोटाला जब होता है तो चार्टर्ड इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। आपको पता है आज का खबर, सुबह सुबह खबर देखा है कि नहीं? सर खबर नहीं देखते हम लोग, खबर बनाते हैं। कोई बात नहीं सर, लेकिन अगर खबर देखोगे तो आपको पता चलेगा आईसीआईसीआई बैंक में जो घोटाला हुआ था वीडियोकॉन ग्रुप के साथ। वीडियोकॉन बहुत ही फेमस बिजनेस ग्रुप है सर, लेकिन वीडियोकॉन ग्रुप ने फेमस काम, मतलब इतना फेमस होने के नाते भी वो लोग इतना घटिया काम किया, क्या बताया आपको। आईसीआईसीआई बैंक के चंदा कोचर जी, जिनको मैं आपको बहुत बार बताया होगा कि उन्होंने करप्शन का मतलब करप्शन को मैनिपुलेट किया, मतलब करप्शन को और बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ा के धूत ग्रुप जो है, जो धूत फैमिली है जिनका वीडियोकॉन है, उनको मतलब लॉस मेकिंग कंपनी को लोन प्रोवाइड किया जो देना नहीं चाहिए था, ठीक है, मतलब किसी भी तरह से अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट को भी मैनिपुलेट किया रॉन्ग वे में, और फिर उसको लोन प्रोवाइड किया। फिर वो बिजनेस में, अपने बिजनेस में, तो चंदा कोचर जी अपने हस्बैंड को भी कुछ बेनिफिट करवाया, मतलब कुछ 1,000-1,500 करोड़ का हिसाब था, उसमें से कुछ 70-80 करोड़ या 100-150 करोड़ के अमाउंट अपने हस्बैंड के अकाउंट में जाया, इस तरह का हिसाब। तो आज उसका चार्जशीट फाइल हुआ। अब तो मतलब चार्जशीट पहले ही फाइल हो गया था, इतना देर केस चल रहा था, आज उसका डिसीजन आया, कोर्ट में सारा केस चल रहा है। खबर देखो, आज ही, आज का ही खबर है सर। तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। तो ऑडिट बहुत जरूरी है सर। ऑडिट जब तक नहीं करोगे तो मैंडेटरी, तो देखो छोटा मोटा केस में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बड़ा केस में तो मैंडेटरी है। नॉर्मली हम लोग तो यही पता है ना सर, 1 करोड़ के ऊपर जाएगा तो ऑडिट करना है, 100 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो ऑडिट करना है, कंपनी है तो ऑडिट करना ही है। ये बात तो जान लो सर। कंपनी हो, कैसे भी कंपनी हो, टर्नओवर भी नहीं देखेगा, टर्नओवर भी नहीं देखेगा, कंपनी हो तो ऑडिट करना है। और
अगर आप नॉन कंपनी मतलब कोई सोल प्रोप्राइटर हो, कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो, ठीक है, कोई आप इंडिविजुअल हो, सो मतलब जो भी हुआ, अगर आपका टर्नओवर 100 लाख क्रॉस करता है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख क्रॉस करता है, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब वो मैं फाइनेंस ऑडिट का बात कर रहा हूँ। टैक्स ऑडिट के केस में अगर मैं बात करूं तो टैक्स ऑडिट, इसका भी रूल आपको पता है, वही 100 लाख का कॉन्सेप्ट है। टैक्स ऑडिट में भी सीए से ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा अगर आपको ऑथेंटिसिटी प्रूव करना है, क्लेम करना है। जब आप क्लेम करना, अगर आपको क्लेम को प्रूव करना है, अदरवाइज आप जाओ ना, आप नॉर्मल में अगर क्लेम नहीं लेना है तो आप प्रिजम्पटिव में दे दो, लेकिन अगर क्लेम करोगे तो देना पड़ेगा। স্যার তার মানে সেকশন 44 ফলো করলে সেকশন 44 এবি মানে ট্যাক্স অডিটটা করতেই হবে আর কি। ये थोड़ा ऑटोमेटिक हो जाता है, ये थोड़ा ऑटोमेटिक है, जरूरी नहीं ऑलवेज, बट जैसे देख बहुत सारा पहलू है सर, एक पहलू नहीं है। जैसे मान कि तू एक छोटा मोटा बिजनेस लोन चाहिए तेरे को, गवर्नमेंट कहता है कि अपना रिटर्न टैक्स फाइल दिखाओ और अपना अकाउंट्स मेंटेनेंस दिखाओ। अब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अब रिटर्न भी भरते हो, इनकम टैक्स भी भर रहे हो, नो प्रॉब्लम मिलता है। बट छोटा मोटा केस में अगर आपका इनकम 5 लाख से कम कैटेगरी में आता है ना, तो उसमें ऑडिट वगैरह देखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपका इनकम बड़ा लेवल में जा रहा है, आपको बड़ा अमाउंट ऑफ लोन पास किया जा रहा है, ठीक है, मतलब मानो नो डाउट 20 लाख 25 लाख 40 लाख, मतलब बढ़ रहा है, 4 लाख 5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बड़ा लोन अमाउंट है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा, तब ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जो रियलिटी में क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज आप इतना समझ सकते हो कि 44 डबल ए 44 डबल ए 44 ए भी ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड चलता है। আচ্ছা কোম্পানির ক্ষেত্রে অডিট করা কম্পালসারি? मास्ट, कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी है, करना ही पड़ेगा। और बड़ा कंपनी के लिए तो बहुत सारा ऑडिट होता है, ठीक है। अब चलो ऑडिट के बारे में और बात नहीं करेंगे, जब आप लोग प्योर ऑडिट पढ़ोगे तब बताऊंगा। मतलब एक ऑडिट बोल के सब्जेक्ट होता है ना सर, तब वहां पर डिटेल्स आपको पता चलेगा। ओके, अच्छा बोलो, सुखविंदर का केस क्लियर है सबको? अरे ठीक है सर, ये मिस्टर राजू वाला क्वेश्चन देखें, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ट्रेडिशनल बीबी वाला क्वेश्चन है, एकदम ट्रेडिशनल जो पीजीबीबी का क्वेश्चन होता है ना, वैसा वाला क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं। मिस्टर राजू कौन है? राजू एक मैन्युफैक्चरर है, राजू एक मैन्युफैक्चरर है, कहाँ का? सर चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई का मैन्युफैक्चरर है। गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। चलो बढ़िया है, चेन्नई का मैन्युफैक्चरर राजू। अब इनका डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। चलो प्रस्तुत किया गया, क्या क्या डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत किया गया देखो। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग पीएल का डिटेल्स आपके सामने हाजिर है, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक बोला 71 का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला, कितना बोला रे, 2,16,99,000 का, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 5,70,000 का। सब एक्सपेंस वगैरह हम लोग जानते हैं सर, पीएल के टू साइड में आएगा, है ना, डेबिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया सर, कितने का? 10,60,000 का। सर ये सब तो अकाउंट्स है, अरे सर अकाउंट से ही तो काम होता है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के आपका 2,34,00,000 का आपका बैलेंस है दोनों साइड में। अच्छा, इसके बाद पीएल वाला डेटा, ये सब यहाँ से पीएल वाला डेटा चालू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ठीक है, 3,26,000 का। एसजीएसटी का पेनल्टी दिया आपने, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कुछ पेनल्टी लगा आपको 5,000 का। जीएसटी आपने पे कर दिया 1,10,000 का। जनरल एक्सपेंस किया आपने 54,000 का। बैंक इंटरेस्ट टू बैंक मशीनरी टर्म लोन, मशीनरी का कुछ टर्म लोन था, उसका इंटरेस्ट आपने भरा 60,000 का। आपने डिप्रिसिएशन पे क्लेम किया 2 लाख का। अच्छा, ये हो गया आपका खर्चा का साइड। अब आपको मैं थोड़ा सा इनकम वाला साइड में दिखा देता हूँ। इनकम कहाँ से होता है? सेल से। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में दिखा दिया आपने, ठीक है। अच्छा, और क्या है आपका इनकम साइड में? अच्छा, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। यही होता है ना, ट्रेडिंग में हम लोग जीपी निकालते हैं, फिर उस जीपी को हम लोग
ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो एकदम बचपन वाला बात है सर, इसमें और क्या बात करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आपका आ गया 10,60,000 का। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये सर कोई क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा क्या, बोलो। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अच्छा ये डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी क्या लग रहा है, ये पीजीपीपी का इनकम है क्या? नो सर। ये अदर सोर्स का इनकम है सर, तो पीजीपीपी में देना नहीं चाहिए था, पीजीपीपी में देना नहीं चाहिए था, तो इसको अलग कर देंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ये भी अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अभी नेट बोला, मतलब खर्चा वगैरह लेस करके। और एक इंटरेस्टिंग बात है सर, एग्रीकल्चर इनकम अगर ऐसा होता कि कोई कॉफी, कोई टी या रबर टाइप का बोलता, मतलब रूल 7 रूल 8 ऐसा कुछ बोलता तो सोचते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो ये भी आदर सोर्स का ही लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन है कि नहीं। तो कुल मिला के आपको दोनों साइड का डेटा पीएल का दे दिया। नेट प्रॉफिट आपका है 5 लाख का, ये है पीएल का सिंपल हिसाब। एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको इसी तरह से रीड करना है, पीएल को आइडेंटिफाई करना है और फिर अदर इन्फॉर्मेशन को देखना है। फॉलोइंग आर दी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। सर इसमें आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 46,000 इंक्लूड है एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी, एज कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी। ब्रदर ऑफ द एसएससी को 46,000 का कमीशन दिया। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट रेट इज 36,000। सर ऐसा ही ये घटना, ऐसा ही ये घटना, ये जो आपको मैं चंदा कोचर का केस बोल रहा था ना, वीडियोकॉन ग्रुप का, ऐसे इसमें ऐसा एक घटना घटा मुंबई में। वीडियोकॉन ग्रुप का कोई घर है जिसका मार्केट वैल्यू है 5 करोड़ का, पता है आपको? ठीक है, अब ये खबर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल करके देखो। 5 करोड़ का कुछ घर है मुंबई में, और उस घर को वीडियोकॉन ग्रुप ने चंदा कोचर फैमिली को 11 लाख में कुछ दिया। ऐसा कुछ घटना है, मतलब काफी बड़ा इनएडिक्वेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप कि कैसे हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जिसका अमाउंट जो ऑलरेडी 46,000 पेड एज कमीशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो यहाँ पर है जिसका कहाँ गया 3,26,000 का, जिसमें 46,000 इंक्लूड है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर 46,000 इंक्लूड है जिसको कमीशन के तौर पे दिया गया अपने भाई को। ठीक है, ऑफ द एसएससी। द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट इज 36,000, मार्केट में कमीशन 36,000 है, तो 10,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया भाई? 10,000 एक्स्ट्रा देने के पीछे का मानसिकता क्या है? व्हाट इज द मेंटेलिटी? घोटाला क्रिएट करना है क्या? हाँ, मतलब बदमाशी चल रहा है, अपना प्रॉफिट को लो करने का बदमाशी चल रहा है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू ए ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट कैरियर को 33,000 कैश दिया। कितना मैक्सिमम दे सकता है सर 10,000 भाई না ट्रांसपोर्टर को? 3,000 না কত একটা ছিল ट्रांसपोर्टर को मैक्सिमम एक दिन में कितना कैश दे सकता है? अरे बताओ कोई। 30,000। हाँ 35,000 तक दे सकता है ना। हाँ सर, यही तो हम लोग प्रोविजंस में पढ़े थे। हाँ चलो आगे बताते हैं और। अच्छा, तो 33,000 इन कैश टू ट्रांसपोर्ट कैरियर जो 20 दिसंबर 2022 को दिया गया है। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और ये जो अमाउंट है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में इंक्लूडेड है। Assume that the provisions related to TDS are not applicable to this payment. ये मान लो कि इस पे TDS वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो बोल दिए जब दिया कि मान लो, तो फिर हम भी मान लेंगे, हम भी दिमाग क्यों लगाएं? अगर कुछ मानने के लिए बोलेगा तो मान लो। A sum of rupees 4,000 per month was paid as salary to a staff throughout the year. Sum of rupees 4,000 per month was paid as salary to a staff throughout the year. साल भर किसी को आपने सैलरी पे किया, एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाह बढ़िया है सर, 4,000 करके सैलरी देते गए पर अकाउंट्स में बताएं, मतलब ये क्या हो गया ना, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर। हाँ सर, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंस, अनडिस्क्लोज एक्सपेंस अगर आप ऐसा करते हो, अगर एक्सपेंस को डिस्क्लोज नहीं करते
तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है और इसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। आगे बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, कोई करता है तो इसके साथ क्या किया जाता है। हाँ, बोल तेरे साथ क्या किया जाए अगर तुम ऐसा करे तो देखते हैं आगे। अच्छा, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2023 वाज 20,000। बैंक का टर्म लोन का इंटरेस्ट 31 मार्च 2023 तक आपने पे किया 20,000 का, एंड द बैलेंस वाज पेड इन 2023। ठीक है, और हम लोग पीएल के अंदर देखे होंगे आप, देखो बैंक लोन इंटरेस्ट कितना है कितना है कितना है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक और मशीनरी टर्म लोन 60,000। आप पीएल में देके रखे हो 60,000, जहां पर आपका एक्चुअल में होता है इस साल का 22-23 का 20,000। ठीक है, और बैलेंस वाज पेड इन नवंबर 2023 बाद में। सो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 एंड इट रिलेट्स टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब जो हाउसिंग लोन का अमाउंट आपने पे किया वो बेसिकली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या पीजीपीपी में आएगा सर? नो सर, कहाँ जाता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी थी। थैंक यू सर। ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हेड का कॉन्सेप्ट है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी हेड का कॉन्सेप्ट है वो पीजीपीपी में क्या कर रहा है? तो क्या इसको यूज, इसको कुछ हाथ ही नहीं लगाएंगे क्या? अरे करेंगे ना, इसको हम लोग अलग कर देंगे, पीजीपीपी के हिसाब से अलग करके हाउस प्रॉपर्टी हेड में काउंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कनारा बैंक एंड दीज अमाउंट्स वर नॉट डील्ड विद इन द पीएल अकाउंट गिवन अबव। ठीक है, इसको हम लोग जो ऊपर में जो पीएल है उसमें डील नहीं किया है। चलो ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर द एक्ट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा देखो, हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं पीएल में, आप लोगों ने देखा? ये देखो 2 लाख का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग पीएल में चार्ज करके रखे हैं, बट फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना डिप्रिसिएशन का हिसाब किताब हमेशा बताता रहता है। जैसे कि आप सबको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना रेट के थ्रू से प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का डिप्रिसिएशन बता के डब्ल्यूडीबी एज ऑन 31 मार्च 2022 माइनस डिप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 21-22 करके 11,90,000, फिर एडिशनल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बोल के, ठीक है, यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज 2 लाख, ठीक है, टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख, कुल मिला के बोल दिया। अच्छा, एडिशनल डिप्रिसिएशन को इग्नोर करने बोला आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन का डिटेल्स गिवन किया, ठीक है, गिवन करके छोड़ दिया। फिर आपको बोलता है कंप्यूट करके बताओ मिस्टर राजू, जो चेन्नई वाला ट्रेडर है, चेन्नई वाला मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चलाते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 में आप बताओ कि उसका इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। और आपको ये भी बोला कि भाई ये अज्यूम कर लो कि ये 115 बीएसई अप्लाई नहीं कर रहा है, और ये भी आपको बोला है कि इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14A फॉर डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, ये बोल दिया, इग्नोर करो, इसको जरूरी नहीं है। मतलब 14A का एक एरिया है, कभी मौका मिलेगा तो मैं 14A आपको बता दूंगा, बट फिलहाल आपको यहाँ पर इग्नोर करने बोला है तो आप इग्नोर करो, मतलब ये कुछ काम नहीं करना है। अब सवाल उठता है कि सर हिसाब करेंगे तो कैसे करेंगे? सर ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जब भी हम लोग पीजीपीपी का सोल्यूशन करते हैं 5 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है ना? 5 लाख का नेट प्रॉफिट को सुधारना है, बिकॉज ये जो प्रॉफिट पीजीपीपी में कैलकुलेट हुआ है इसमें कुछ गड़बड़ तो दिख रहा है। जैसे कुछ ऐसा खर्चा है जो मुझे खर्चा के हिसाब से पीएल में दिखाना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने दिखा दिया। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में 20,000 की जगह 60,000 दिखा के बैठे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कमीशन जो भाई को दिया था 46,000, उसमें 10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट देके रखा, तो कुछ तो गड़बड़ है। डिविडेंड इनकम जो पीएल में नहीं आना चाहिए था, ठीक है, उसको आपने पीएल में क्यों दिखाया? एग्रीकल्चर इनकम जिसको आपको पीएल में नहीं शो करना चाहिए था, उसको पीएल में क्या कर रही है? तो हिसाब में गड़बड़ तो है। तो गड़बड़ है तो अभी क्या करेंगे? जो पीएल में मतलब सिंपल बात है, जो अलाउड है उसको टच नहीं करो, जो अलाउड है उसको टच नहीं करना है, मतलब जो ठीक है उसको कुछ नहीं करना है, पर जो ठीक नहीं है उसको हम लोग ऐड या लेस करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपने जानबूझ के या गलती से, जानबूझ के या गलती से अगर आपने जिसको डेबिट करना चाहिए था आपने नहीं किया तो उसको डेबिट करो, जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था आपने डेबिट कर दिया तो उसको ऐड करो। ठीक है, डेबिट करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया तो ऐड करो, डेबिट करना चाहिए था डेबिट कर दिया तो फिर लेस करो। ठीक है, इस तरह से आपको हिसाब करना है। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, एक दो करने से ही समझ में आ जाए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शिवम वाला क्वेश्चन में भी किया था, एक क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टर शिवम का, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर एज पर पीएल प्रॉफिट कितना आया हमारा?
अकाउंट्स में 5 लाख। अब आप देखो कि आपने क्या एक्स्ट्रा हिसाब किताब किया। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक्सेस कमीशन पेड टू ब्रदर। सर भाई को आपने एक्स्ट्रा कमीशन पे किया, जो 40A सबसेक्शन 2 का कॉन्सेप्ट है। 40A सबसेक्शन 2 में ये कमीशन के बारे में बोला हुआ है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो वो डिसअलाउड है। जैसे कि भाई को पेमेंट करना चाहिए था आपको 36,000 मार्केट के हिसाब से, पर आपने पेमेंट कर दिया 46,000। तो आपने कितने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया भाई को? 10,000। तो ये 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या करना चाहिए बोलो? मतलब 10,000 पेमेंट, 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा दिखाने के कारण आपका पीएल क्या हो गया? प्लीज टेल मी। ये স্যার जो এই 40, हाँ স্যার কেউ হতে পারে बोलो, লেখা নেই। हाँ बोलो। মানে ভাই তো এখানে আউটসাইডারও হতে পারে, ও তো বিজনেসের কেউ নাও হতে পারে। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? না ধরুন कोई যে आप, যদি বিজনেস না হয় তাহলে টাকা দেবি বা কেন? মানে অনেকে হয় না যে ইচ্ছা করে শো করিয়ে দেয় যে না ভাই আমাদের বিজনেসে কোনো কাজ করে তো আমি ওকে কমিশন পে করছি, देख ওনাতে কিছু। नॉर्मली ये रिलेटेड पार्टी में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ बोलेगा नहीं। दूसरा लोग जो है वो थोड़ी ना आप उसको थोड़ी ना आप देना है, मतलब अपने रिलेटिव के अंदर शो करके आप कर रहे हो। लेकिन बात ऐसा है कि आप भाई को कमीशन दे सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आप मार्केट रेट पे दो ना। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहे हो? जस्ट बिकॉज वो रिलेटिव है तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो। अगर ये कोई दूसरा होता तो आप ऐसे मैनिपुलेट तो होता नहीं ना आमतौर पे। क्योंकि वो भाई है तो आप उसको 36,000 की जगह 46,000 दिखा रहे हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंदर आप इंक्लूड करके रखे हो, 3,26,000 का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, इसके अंदर 46,000 का अमाउंट है जो कमीशन का है। लेकिन मार्केट में ऐसा कमीशन 36,000 का चल रहा है, तो आप 10,000 का एक्स्ट्रा क्यों दिए? डिपार्टमेंट ये बात नहीं मानेगा सर आपका। जब आपको असेसिंग ऑफिसर पकड़ेगा तो आपको ये सब चीजों पे सवाल करेगा कि भाई आपने क्यों दिखाया एक्स्ट्रा 10,000 क्यों? ऐसा काम के लिए तो मार्केट 10,000 एक्स्ट्रा नहीं देता। क्योंकि देखो हर बिजनेसमैन, कोई बोलेगा नहीं मेरा इच्छा था मैंने दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेसमैन ऑलवेज अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करता है, कम करने के लिए कभी नहीं काम करता है। बिजनेस का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड वेल्थ मैक्सिमाइज, ये दोनों कॉन्सेप्ट से बिजनेस चलता है। तो वो कभी भी जरूरत से ज्यादा पेमेंट तो कभी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उस पर कुछ उसका दिमाग में कुछ तो घोटाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो 36 जिसका देना था आपने 46 क्यों दिया? तो अगर आपने दिया तो बहुत अच्छा किया, बट डिपार्टमेंट का मानना है कि भाई ये अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, आपको जो करना है कर। समझे कि नहीं? फोर्टी ए सबसेक्शन 2, ये जो एक्स्ट्रा कमीशन आपने पे कर दिया, ये अमाउंट एक्स्ट्रा पेमेंट को आपको डिसअलाउड कर देगा, मतलब आपको अलाउ नहीं करेगा पीएल में डेबिट करने के लिए। तो क्योंकि अलाउ नहीं करेगा तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स। तो ये था 40A सबसेक्शन 2 का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्टर का एक केस था ना सर। ट्रांसपोर्टर को आप सिंगल डे में नॉर्मली 35,000 तक पे कर सकते हो, यहाँ पर 33,000 का केस है, ठीक है। तो डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, याद करो ना ये सब सेक्शन, ये सब क्लास में प्रोविजंस के क्लास में डिस्कस होके रखा है। Disallowance under section 40A subsection 3 is not attracted since the time limit for one-time cash payment is 35,000. One-time cash payment का limit 35,000 है in respect of payment to transport operator. So therefore amount of 33,000 paid in cash to a transport carrier is allowable as deductions. ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्टर के केस में ये लॉजिकल है सर कि उसको 35,000 तक देना चाहिए, बिकॉज वो रास्ते पे गाड़ी लेके निकलते हैं, ठीक है, बॉम्बे टू कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कश्मीर, कहाँ कहाँ नहीं जाता, अरुणाचल से गुजरात कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो उनको रास्ते पे कैश का जरूरत पड़ता है, आप सिंगल डे पे 35,000 तक कैश उसको देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 33,000 बिल्कुल अलाउड लिमिट में है, अलाउड है, मतलब ये खर्चा अलाउड है, एकदम बिल्कुल अलाउड है, और इसको कुछ नहीं करना है, तो ये नील है। भले ये सेक्शन थोड़ा सा देख के आपको लगा होगा कि भाई 33,000 कैश टू ट्रांसपोर्ट ये तो डिसअलाउड हो जाएगा, बट नहीं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि रूल क्या कहता है। ये 40A सबसेक्शन 3 का रूल है, जिसमें 35,000 तक का कैश का लिमिट ट्रांसपोर्टर के लिए बोला गया था, ठीक है सर। तो ये था सेकेंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। तो ये आप जरूर दिखा देना सर, ठीक है।
अब कोई बोलेगा सर इसको अगर ना दिखाते तो, सर ना दिखाते तो कुछ होता नहीं, बट अच्छा होता कि जब ऐसे कॉन्सेप्ट आए ना आप लिख दो, ठीक है, प्रोविजंस को लिख दो और फिर नील दिखा दो, ठीक है। प्रोविजंस का देखो यही तो फर्क करता है ना एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि वो जानता है कि क्यों नहीं लिया गया, तो आप शो करो फिर उसको नील दिखा दो। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था सर, सैलरी पे किया आपने, सैलरी पे किया आपने स्टाफ को 4,000 पर मंथ करके, आपने 4,000 पर मंथ करके सैलरी पे कर दिया स्टाफ को थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया। आपको पता है ऐसा करने से क्या होता है? इसको डीम्ड इनकम मान लिया जाता है। एक तो 115 बीबीई बोल के एक सेक्शन है उसके तहत, 69C के तहत और 115 बीबीई के तहत उसको डिडक्शन नहीं मिलता है। Salary paid to staff not recorded in the books, assuming that the expenditure is in the nature of unexplained expense. इसको क्या कहते हैं सर? Unexplained expense, ठीक है, and hence is deemed to be income as per section 69C. 69C के तहत इसको हम लोग क्या मान लेंगे? Deemed income मान लेंगे, and would be taxable at the rate 60%. मतलब आपने खर्चा दिखाया क्यों नहीं? बुक्स में अकाउंट्स में एंट्री क्यों नहीं किए? তাই কি যে কোনো এক্সপেন্স করলেই হবে, মানে যে কোনো এক্সপেন্স শো করলো না তাহলে কি এই সেকশনটা কাজে লাগবে? मतलब कोई भी खर्चा अगर उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने शो नहीं किया, तो फिर आप उसको क्लेम कैसे करो? ठीक है, तो इसी तरह से अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जो आपको अकाउंट्स में शो करना चाहिए था बट आपने शो क्यों नहीं किया, अगर शो नहीं करोगे तो डीम्ड इनकम हो जाएगा 69C के तहत, और उसमें टैक्स लगता है 60% अंडर सेक्शन 115 बीबीई। मतलब जो डीम्ड इनकम पोर्शन है उस पर 60% टैक्स लग जाता है, एंड नो डिडक्शन अलाउबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। इसके बारे में अगर आप और थोड़ा सा जानने का कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट आता है, अगर आप इसको शो नहीं करते, ठीक है, बात को समझे सर, अगर आप इसको शो नहीं करते अकाउंट्स में तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, बट आपको रीजन दिखाना पड़ता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू टेक ए व्यू दैट द सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज एन एररस ओमिशन, गलती से हो गया, एंड द एसएससी हैज ऑफर्ड सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अगर आप इसका सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है, कि क्यों नहीं हुआ या क्यों गलती हो गया, कि कुछ हड़बड़ी था, कुछ सिचुएशन आया, कुछ अकाउंट्स में टेक्निकल एरर हो गया था सॉफ्टवेयर में, कुछ भी, in such a case the same should not be added back as unexplained expenditure, and but would be allowable as deductions while computing profit and gain of business and profession. तो उसका अलाउड खर्चा माना जाएगा, ऐसे तो अलाउड ही होना चाहिए ना। लेकिन अगर ये एररनेस ओमिशन है तो प्रूव करो, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकते हो असेसिंग ऑफिसर को तो वो आपको अलाउ कर देंगे, बट अगर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सेक्शन 69C पे डीम्ड इनकम मान के उस पर 60% टैक्स लग जाता है। तो इन दिस केस हम लोगों ने एज्यूम किया और इसीलिए हम लोग 48,000 को हम लोग ऐड कर, तो हमारा एजम्पशन ये है कि आपने जानबूझ के किया और ये डीम्ड इनकम है, तो 48,000 इधर आ जाए, मतलब 4,000 करके 12 महीने का, 4,000 करके 12 महीने का, तो डीम्ड इनकम है। बाद में जब आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो उसमें वो 115 बीबीए लगा के अलग से टैक्स रेट लगा देना, बट फिलहाल इसमें ये इनकम है ये मान लेंगे, ये जो 4,000 करके आपने दिया ये आपका खर्चा नहीं, ये आपका इनकम है, 69C ये बोलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला assumptions किया। ओके सर, 60% তাহলে কি করে হলো, মানে তো পুরোটা কি 60% टैक्स लगता है, टैक्सेबल 60% अंडर सेक्शन 115 बीबी, मतलब ये अमाउंट पे 48,000 पे 60% टैक्स देना पड़ेगा। तो जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तब इसको अलग से बाइफरकेट करके इसके ऊपर 60% टैक्स दे देना। মানে আমি এখানেও একবার লিখলাম আবার ওটাকে আবার অন্যভাবেও করতে হবে, মানে দুবার করে अरे ট্যাক্স? ये तो आपने इनकम पे ऐड किया, হ্যাঁ, তো আমি ইনকামের উপর তো ট্যাক্স দেবোই অলরেডি। अब अभी थोड़ी ना टैक्स दे रहे हो, अब तो तुम बिजनेस इनकम, अभी तो तुम इनकम निकाल रहे हो टोटल इनकम, फिर बाद में जब तुम्हारा इनकम कैलकुलेट हो जाएगा टोटल, ठीक है, तो फिर तुम इसमें से इस बार इसको आउट कर देना टोटल इनकम में से कि 48,000 पे 60% अलग से लगेगा, बिकॉज वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम था, एक्सपेंडिचर था, तो उस पर डीम्ड इनकम लग के 115 बीबी के तहत उस पर 60% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं मतलब क्या, उसमें 60% टैक्स लगेगा, तो टोटल इनकम में से 48,000 अलग हो जाएगा। लेकिन पहले इनकम तो कैलकुलेट करो।
बात समझ में आएगी नहीं? पहले इसको आपको इनकम मानना पड़ेगा, ये बिजनेस का इनकम हो जाएगा बिकॉज ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। फिर बाद में उसी अमाउंट पे आपको अलग करके उसको बाइफरकेट करके 60% लगाना है। ऐसा तो होता है सर, ऐसा और भी चीजें होता है। जैसे मानो आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे मानो किसी ने सैलरी कमाया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो, सैलरी कमाया 1 लाख, ठीक है, किसी ने कैपिटल गेन कमाया 2 लाख, ठीक है, किसी ने अदर सोर्स से कमाया 3 लाख, ठीक है। अब सैलरी 1 लाख जो कमाया ये नॉर्मल स्लैब में आएगा, ठीक है। कैपिटल गेन अगर एलटीसीजी है, ठीक है, अगर उस पर रेट अलग है तो 20% लगता है ना। सैलरी कैपिटल गेन वगैरह अगर 2 लाख का है तो उस पर अगर एलटीसीजी है 112 एप्लीकेबल होता है तो उस पर मानो 20% टैक्स लगता है। और अदर सोर्स पे मानो अगर आपने विनिंग वगैरह किया, लॉटरी वगैरह जीता, तो उसमें 30% टैक्स लगता है। अगर आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा तो आप क्या करोगे, 2 3 5 1 6 लाख बोलोगे ना। लेकिन इसके बाद जब आपका इनकम कैलकुलेट हो जाता है फिर कैपिटल गेन यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब कैपिटल गेन का 2 लाख अलग, अदर सोर्स का 3 लाख अलग, ठीक है, क्योंकि ये सब में अलग अलग रेट लगेगा। इस पे 20% लग जाएगा, इस पे 3 लाख पे 30% लग जाएगा, फिर बचा हुआ अमाउंट जो है वो 1 लाख वो स्लैब रेट लगेगा। कराएंगे सर ऐसे क्वेश्चन आगे आगे कराएंगे, समझ में आ रहा है सर? हेलो, टोटल इनकम करने के बाद अगर रेट अलग है किसी चीज का तो उसको बाद में अलग करना जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, करेंगे। थर्सडे को हम लोग बेसिक का क्लास चालू करेंगे सर, इसी थर्सडे से, ठीक है, मैं बोल दिया, लेकिन अगर मैं लिख के भी भेज दूंगा सबको। आज क्या है, आज मंगलवार है, प्रोबेबली थर्सडे से स्टार्ट करूंगा, फिर भी एक बार बता दूंगा। तो वहां पर ये बेसिक कराते कराते भी ये सब चीजें फिर से बातें होंगे सर। अच्छा, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट पेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 131 एंड डिसअलाउड एज पर सेक्शन 43D। मतलब ये आपको मैं पहले ही बोल दिया था कि बैंक का जो टर्म लोन है ये आपका 31 मार्च 2023 तक का क्या होता है, 20,000 का वैल्यू होता है। देखो सर दे के रखा है, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मशीनरी पे 60,000 देख के रखा, तो कितना ज्यादा दे के रखा आपने, मतलब आपका पीएल कितना अमाउंट में एक्स्ट्रा डेबिट होके रखा है, 40,000 पे। तो 40,000 को क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, और क्या, क्योंकि ये 43B के तहत हुआ है, डिसअलाउड है, और क्योंकि आपका रिटर्न फाइल होने के बाद का खर्चा है ये, रिटर्न फाइल तक, मतलब आपका रिटर्न फाइल तक का डेट अगर कुछ बोला नहीं है तो 31 मार्च ऑफ एनी ईयर वही उसके रिटर्न फाइल का लास्ट डेट है। 31 मार्च 2023 तक अगर आपने नहीं किया तो फिर वो एक्स्ट्रा खर्चा आपने क्यों किया, मतलब क्यों दिखाया? आपका हिसाब लगता है 20,000 का, लेकिन आपने 60,000 देके रखा है पीएल में, तो आपका पीएल जानबूझ के 40,000 में एक्स्ट्रा डेबिट होके रखा है। तो जितना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा डेबिट करके रखा उतना अमाउंट आपको ऐड बैक कर देना है। ये सब हम लोग 43B में भी पढ़े थे। स्टेट जीएसटी का पेनल्टी, सर अगर कोई लॉ तोड़ने वाला पेनल्टी, लेट फाइन अलग चीज होता है और पेनल्टी अलग चीज होता है। लेट फाइन अलग चीज होता है, पेनल्टी अलग चीज होता है। स्टेट जीएसटी में पेनल्टी देना पड़ा, और आपको पता है ना रूल तोड़ने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो डिसअलाउड है, ये मैंने आपको पहले ही प्रोविजंस के बताने के टाइम पे बोला था। रूल तोड़ने के लिए अगर आपको कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वो आपके लिए डिसअलाउड है। ध्यान से बात को समझना सर। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इज नॉट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ सेल टैक्स और जीएसटी। मतलब ऐसा नहीं कि जीएसटी देरी करके दे रहे हो तो आपको लेट पेमेंट देना पड़ रहा है या फाइन कर रहा है, ये पेनल्टी है। चाहे वो वैट हो, जीएसटी हो या सेल टैक्स हो, सभी एक ही चीज है। कभी एक जमाने में सेल टैक्स हुआ करता था, फिर सेल टैक्स का नाम चेंज होकर वैट हुआ, फिर आजकल वैट का नाम चेंज होकर जीएसटी हो गया। पता है ना आपको? हाँ सर, एक जमाने में सेल टैक्स हुआ करता था, जब हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो सेल टैक्स, फिर उसके बाद वैट आ गया, फिर उसके बाद जीएसटी आ गया। अब जीएसटी में बहुत सारा चीज आ गया, आपको पता है जीएसटी क्लास आप लोग सभी कोई करते हो। अब आप बात को सुनो, पेनल्टी इज नॉट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ सेल टैक्स और वैट और जीएसटी। पेनल्टी क्यों दिया जाता है? अगर आप कोई रूल तोड़ते हो,
मानो कि सेल टैक्स का, वैट का या जीएसटी का कोई रूल तोड़ने के कारण, अब सेल टैक्स वैट तो अभी आजकल नाम नहीं है, आजकल नाम जीएसटी है, तो आप जीएसटी से ही याद करो कि जीएसटी लॉ कंट्रावेन करने के कारण अगर आपको कोई पेनल्टी लग रहा है, ठीक है, द लेवी इज नॉट कंपेंसेटरी and therefore not deductible. However, if the levy is compensatory in nature, it would be fully allowable. अगर ये compensatory नेचर का होता या आपको compensate करना पड़ेगा तो ये आप अलाउ कर सकते थे, लेकिन अगर levy compensatory नहीं है तो allowed नहीं है. तो where it is a composite levy, the portion which is compensatory is allowable and that portion which is penal is to be disallowed. Since the question only mentions GST penalty, क्वेश्चन में सिर्फ पेनल्टी बोला है तो ये कंपेंसेटरी नेचर का नहीं है. एंड द रीजन फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी इज नॉट गिवन. और यहाँ पर ये भी नहीं बोला कि पेनल्टी किस लिए है. क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो क्यों पेनल्टी लग रहा है ये भी नहीं बोला. तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे. क्या assumptions लगाएंगे? इट हैज बीन assumed that the levy is not compensatory and therefore not deductible. It is however possible to assume that such levy is compensatory in nature and its allowable reduction अलग होगा एंड इन दैट केस आपका इनकम अलग हो जाएगा. मैं समझा देता हूँ आपको, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या फर्क है यहाँ पर. ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है. ये जो स्टेट जीएसटी का पेनल्टी के बारे में थोड़ा सा सिंपल सा बात है सर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आप मैटर को थोड़ा समझे और समझने का इच्छा रखिए. देखिए स्टेट जीएसटी हम लोग यहाँ पर पीएल में भी देके रखे हैं. लुक एट दिस. पीएल कहाँ गया, पीएल कहाँ गया. ये पीएल में एसजीएसटी पेनल्टी दिखाई दे रहा है आप लोगों को. कितने का पेनल्टी भरा आपने? 5,000. लेकिन ये नहीं बोला कि पेनल्टी क्यों है. ये नहीं बोला कि पेनल्टी क्यों है. तो पेनल्टी कई बार देखो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेट पेमेंट करते हैं. टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे ना, टाइम पे जीएसटी नहीं दोगे तो आपको 1,000 टका 2,000 टका इस तरह का अलग अलग पेनल्टी आता है. जब हम लोग जीएसटी लेवल में जब पढ़ेंगे ना तब बताएंगे कि कितना तरह का पेनल्टी होता है. फिलहाल में जीएसटी पेनल्टी रेट वगैरह में नहीं बात करेंगे, बट इतना आपको मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसा चार्जेस है, लेट फी है जो कंपेंसेटरी है कि भाई आपने दिया नहीं तो आप कंपेंसेट करो, ठीक है, मतलब अपना क्षतिपूर्ति करो, सिंपल बात है. लेकिन हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि ये पेनल्टी कोई रूल तोड़ने के कारण है, आपने कुछ कंट्रावेन किया, कुछ रूल को आपने माना नहीं तो आपको देना पड़ा. तो ये कंपेंसेटरी नेचर का हम लोग एज्यूम किया कि ये कंपेंसेटरी नेचर का नहीं है, नॉट कंपेंसेटरी इन नेचर. सर मतलब कंपेंसेटरी नेचर का होने से क्या होता, तो फिर अलाउ होता, लेकिन अगर कंपेंसेटरी नेचर का नहीं है तो डिसअलाउड हो जाएगा. तो डिसअलाउड हो जाएगा और डिसअलाउड होते ही ये आपका एडबैक हो जाएगा. इसीलिए स्टेट जीएसटी पेनल्टी जो आपने दिखाया वो 5,000 एडबैक हो जाएगा, बिकॉज आवर असम्पशन इज ये एक नॉट कंपेंसेटरी नेचर का है. बिकॉज कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोला नहीं है कि ये पेनल्टी क्यों है. तो पेनल्टी नॉर्मली रूल तोड़ने के कारण होता है, और कुछ होता है लेट फी टाइप, टाइम पे नहीं पे किया तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो आपको कंपेंसेट करना पड़ता है. तो कंपेंसेटरी नेचर का होने से वो अलाउ करता है, पर नॉट कंपेंसेटरी नेचर का होने से उसको अलाउ नहीं किया जाता. और अगर अलाउड नहीं है तो एड बैक कर देंगे. किसके साथ? प्रॉफिट के साथ. बोलो सर क्लियर है? 5,000 क्यों ऐड हुआ? स्टेट जीएसटी पेनल्टी क्यों ऐड बैक हुआ, मतलब क्यों डिसअलाउ किया गया उसको पीएल में? समझ में आया होगा सर? हेलो, कनेक्टेड है आप लोग? अगर है तो थोड़ा हाँ ना बताइएगा. তাই এটা কি যে কোনো পেনাল্টি হলেই হবে? हाँ, एनी काइंड ऑफ जी पेनल्टी, लाइक जो टैक्स तोड़ने वाला पेनल्टी, ठीक है, मतलब जो रूल, कोई लॉ है, लॉ को तोड़ने के लिए अगर आप कोई पेनल्टी देते हो, मतलब कोई पेनल्टी मतलब नाम है लॉ तोड़ने वाला पेनल्टी. जो जीएसटी एक लॉ है उसको तोड़ा, अगर मानो कोई कंपनी लॉ है उसके लिए आपने कोई पेनल्टी भरा, कोई भी टाइप ऑफ इनकम टैक्स का पेनल्टी आपने भरा, ठीक है, वट पेनल्टी अगर है, अगर उसको बोला नहीं कि भाई कंपेंसेटरी नेचर का है कि नहीं है, तो आप मान के अपने हिसाब से कर सकते हो. अगर कंपेंसेटरी नेचर का है तो उसको अलाउ करने का मौका मिलेगा, अगर कंपेंसेटरी नेचर का नहीं है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा. और उसके लिए मैंने आपको नोट भी बताया कि आपको नोट देना चाहिए कि आपने क्या किया और क्यों किया. मतलब अगर आप इसको कंपेंसेटरी नेचर का मानते तो आपका आंसर अलग होता, और उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए कि अगर ये कंपेंसेटरी नेचर का होता तो मेरा आंसर ये आने वाला था. ठीक है सर. अब बात कर लेते सर डिप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है.
अच्छा, हम लोगों का डिप्रिसिएशन कितना दिया गया था? हम लोग पीएल में 2 लाख का डिप्रिसिएशन शो किए थे। हम लोग पीएल में 2 लाख का डिप्रिसिएशन शो करके रखे थे, बट एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन का कुछ अलग ही डेटा गिवन है सर हमारे साथ। बोला है सर WDP 11,90,000 का, फिर इसमें एडिशनल ड्यूरिंग 2 लाख मतलब यूज हुआ, एडिशन किए मशीन वगैरह 2 लाख का, जिसको 180 दिन से ज्यादा यूज किए। टोटल एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख का। ठीक है, एडिशनल डिप्रिसिएशन कुछ यूज नहीं हुआ। तो हमें इतना बताना है कि डिप्रिसिएशन कितना क्या लगाएंगे फिर, डिप्रिसिएशन कौन सा आएगा, बोलो। जो पीएल में था वो 2 लाख था, तो वो तो 2 लाख है हमारा। लेकिन इस केस में न्यूली डिप्रिसिएशन क्या आ रहा है, देख लो सर। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक सेकेंड, फिलहाल एक काम करते हैं, डिप्रिसिएशन का हिसाब तो बाद में हम लोग दिखा देंगे, लेकिन ये अलाउड नहीं है ना, बात को समझे जरा। ये जो 2 लाख है ये हम लोग नहीं शो कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा अलग डिप्रिसिएशन निकलेगा। हम लोग डिफरेंट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एज पर इनकम टैक्स। तो क्योंकि डिफरेंस डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एज पर इनकम टैक्स, तो ये 2 लाख को अभी क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। सिंपल। इसलिए क्या करना है अभी, अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग सारे के सारे ऐड आइटम को दिखा रहे हैं। तो हम लोग पीएल के साथ रेक्टिफाई करने के लिए सारे ऐड आइटम को ऐड कर दिए, जो जरूरी आइटम था उसको हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये 2 लाख भी ऐड हो जाएगा। अब ऐड आइटम सारा का सारा पॉइंट करके दिखने को मिला कि इधर 10,000, इधर 48,000, इधर 40,000, 5,000, 2 लाख, कुल मिला के ऐड आइटम हो रहा है 3,03,000। और हमारा प्रॉफिट पहले से चल के आ रहा था 5 लाख का। तो 5 लाख के साथ अगर 3,03,000 ऐड होता है तो मेरा करंट वैल्यू होता है सर प्रॉफिट का 8,03,000। लेकिन ये तो सिर्फ एडिशन वाला कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई चीज है क्या जो हमें पीएल में शो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो किसी और हेड का है, ठीक है, जो किसी और हेड का है या फिर जो बिजनेस का नहीं है, ऐसा कोई इनकम, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखाते हैं हम आपको, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये हमारा अदर सोर्स का कॉन्सेप्ट है सर, ये पीजीपीपी में नहीं आना चाहिए। देखो सर, इसीलिए डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आईएफओ सेट का आता है सर। तो जो आईएफओ सेट का है उसको हम लोग क्यों करेंगे यहाँ पर, आईएफओ सेट का चीज 15,000 को लेस कर देंगे। वो बिजनेस का इनकम नहीं है, वो बिजनेस का इनकम नहीं है, तो बिजनेस के इनकम पे नहीं शो करना चाहिए। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत एग्जेम्प्टेड होता है 1,80,000। और एक बात, एग्जेम्प्टेड तो है, लेकिन क्योंकि ये अदर सोर्स का है, तो फिलहाल पीएल में क्या होगा, मतलब बीजीपीपी के केस में इसको हम लोग प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। एग्जेम्प्टेड तो है, बट पीजीपीपी में हमने उसको इनकम शो कर दिया, पीजीपीपी कैलकुलेशंस में हम लोगों ने उसको इनकम शो कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये 1,80,000 भी लेस हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखें सर, ये सब चीजों का। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है इसे भी हम लोग लेस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब बात है सर वो डिप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट। अब एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो ना। हमारे पास तो इंफॉर्मेशन गिवन था, डिप्रिसिएशन का रेट तो बोल दिया गया था 15% करके। तो 13,90,000 का हमारे पास WDP था, और उसमें से लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन को माइनस करके 11.90 लाख हुआ। प्लस हम लोग इस बार कुछ एसेट को खरीदे जो 2 लाख का है और जिसका यूज 180 दिन से ज्यादा हुआ है, तो 11,90,000 और 2 लाख कितना हो जाता है, 13,90,000। इस पे 15% लगाओ ना, क्या ये वैल्यू आता है कि नहीं? 13,90,000 पे अगर हम लोग 15% लगाएंगे कितना होता है सर? बताओ ना। मेरा कुछ जीरो का गलत हुआ होगा, बट अमाउंट सही आया है सर, 2,08,500 ही होने वाला है।
क्या आप सबको आया है सर 2,08,500? यस सर। और जो एसेट 180 दिन से कम का है, यूज है, उस पर 7.5% लगेगा। तो इसमें एक मशीन था ना, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मशीन में आप देखोगे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज था, और कुछ मशीन ऐसा भी है, इसका इंफॉर्मेशन सेकेंड, 11,90,000, इधर हो गया 2,00,000, 13,90,000 टोटल एडिशन ड्यूरिंग द স্যার ईयर বলছি में। हाँ बोलो बोलो স্যার, बोलो। আর যদি 1 বলো তাহলে তখন তাহলে কি হতো? তখন কি অ্যাডিশনাল ডেপ্রিসিয়েশন লাগতো কি লাগতো না? एडिशनल डिप्रिसिएशन को यहाँ पर इग्नोर करने बोला है। एडिशनल डिप्रिसिएशन कब लगता है? जब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है तब लगता है, जब वो कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट्स है। না अगर না, कोई আমি এমনি मैन्युफ মানে हाँ बोल। 180 ডেজ যদি উপরে হয় তখন মানে মানে একদম ডট যদি 180 হয় তখন কি হতো? अगर 180 डेज के ऊपर होता तो पूरा पूरा साल का ही होता। जैसे 180 डेज के ऊपर হ্যাঁ होने से पूरा साल का लगता, लेकिन 180 डेज के হ্যাঁ, আর कम होने 180 से 180 डेज से कम होने से जो डिप्रिसिएशन का रेट होता है, हमें उसको 50% में यूज करना है। আর मतलब 180 अगर হলে কি হতো? 180 होने से मतलब अप टू 180 डेज, मतलब 180 तक छूट है, अप टू 180 तक आपको छूट है। 180 क्रॉस करने से आपको पूरा साल का लगता है। আচ্ছা আচ্ছা। समझ में आ रहा है? 180 क्रॉस करने से, मोर देन 180 होने से आपको पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। अच्छा यहाँ पर मुझे और एक चीज बता सर, कि ये डिप्रिसिएशन का एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर 180, तो यहाँ पर 11,90,000 का WDV दिख रहा था, और इधर हमारा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है 2,00,000 का, ठीक है, और टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है 4,00,000 का। तो टोटल एडिशन और 2,00,000, ठीक है, तो और 2,00,000 मतलब टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बता रहा है 4,00,000। तो फिर हमारा डिप्रिसिएशन का हिसाब क्या बन जाएगा? ये जो 2,00,000 और एडिशन, मतलब पहले 2,00,000, पहले 11,90,000 था, ठीक है, बात को समझे, इस पे 2,00,000 एडिशन हुआ, जो मोर देन 180 डेज चला, यूज हुआ, लेकिन टोटल पूरा साल में टोटल 4,00,000 का एडिशन हुआ। तो और 4,00,000 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,00,000 होने के लिए और 2,00,000 ऐड हुआ होगा, सिंपल है ना। तो बाकी जो 2,00,000 है वो लेस देन 180 डेज का यूज माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पहला 2,00,000 है उसको मोर देन 180 डेज बोल दिया गया था। तो ऑब्वियस बात है कि जो एक्स्ट्रा 2,00,000 है वो लेस देन 180 डेज का यूज है ऐसे। तो अगर 180 डेज से कम का यूज है तो जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो 50% में आ जाएगा, मतलब 15 का आधा, तो कितना होता है 7.5, तो 2,00,000 का 7.5% हो जाएगा आपका 15,000। तो इधर हो गया 2,08,500 और इधर हो गया 15,000, तो कुल मिला के आपका कितना बनता है? 2,23,500, ठीक है। तो ये जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है ये अलाउड है, ठीक है। अब हम लोग इनकम टैक्स में क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे पीएल से, इसको हम लोग पीएल से लेस कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 2,23,500 लेस हो जाएगा। तो 8,03,000 से ये जो अमाउंट है ये सारे अमाउंट लेस होकर आपका बनता है 4,18,500, और लेस होके बन जाएगा आपका पीएल 3,84,500, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, ये 3,84,500 आपका क्या है? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। एक बात का ध्यान रखना सर, अगर हम लोग वो एसजीएसटी पेनल्टी वाला 5,000 को यहाँ पर एड बैक ना करते तो शायद हमारा पीजीबीपी का इनकम अलग होता, और ये वाला यहाँ पर बोला है, ठीक है। पीजीबीपी का इनकम अगर अलग होता तो मेरा टोटल इनकम भी चेंज हो जाता। अब आप लोग देख लो सर कि टोटल इनकम में पीजीबीपी के साथ और भी कुछ इनकम हमारा हुआ था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब था जिसको पीएल में नहीं दिखाया गया। क्वेश्चन को एक बार देखें आप समझ जाएंगे। हाउसिंग लोन था जिसका प्रिंसिपल रिपे हुआ था 50,000 का, एंड इट रिलेट्स टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हाउसिंग लोन जिसका हमने पे किया था जिसका इंटरेस्ट था 23,000 का, ये वैल्यूएशन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होता है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पीजीबीपी का पार्ट नहीं है। और ये भी बोला था दिस अमाउंट्स वर नॉट डील्ड विद इन द पीएल, पीएल में डील नहीं है। तो जो पीएल में डील नहीं है पर ये हाउस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको कुछ तो करना है। तो क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड बनाना है,
और इसमें एनुअल वैल्यू ऑफ दी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑलवेज नील ही होता है। जो लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर चुके हो, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर चुके हो उनको समझ में आ गया है, जिनको नहीं पता उनको बस इतना बता दो सर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नील होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, ये हाउस प्रॉपर्टी का एक सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जितना पे करोगे, ठीक है, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको 30,000 से लेके मैक्सिमम 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस कर सकते हो, या तो 30,000 अगर लोन 1499 के पहले का है तो 30,000, मतलब 3 कंडीशंस होता है। लोन 1499 में लेना पड़ता, पहले लेना पड़ता है। लोन अगर, मतलब कंडीशन क्या है, 30,000 नॉर्मली 30,000 है। अगर बात को समझे, ये पुराना बात है, हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, या फिर जो हाउस प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग तब पढ़े हैं सच। एक तो घर हाउसिंग लोन जो है हाउस बनाने के लिए होना चाहिए, 5 साल के अंदर, लोन लेने के 5 साल के अंदर घर कंप्लीट कर लेना चाहिए, या तो फ्लैट ले लो या तो घर बना लो, ठीक है। और साथ में ये भी बोलता है कि लोन जो है वो 1/4/99 के बाद का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 30,000 की जगह आप मैक्सिमम 2 लाख तक उसको ले सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 23,000 का इंटरेस्ट भरा है ना सर हमने, 23,000 का इंटरेस्ट भरा है, चाहे एक्सटेंडेड लोन अमाउंट 2 लाख तक हो या 30,000, हमें पूरा का पूरा वैल्यूएशन माइनस करने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मुझे नेगेटिव इनकम दिख रहा है, और ये अच्छा है क्योंकि मेरा इनकम और कम हो जाएगा। मतलब मैंने पीजीबीपी में 3,84,500 कमाया, और मैं हाउस प्रॉपर्टी में 23,000 का लॉस हुआ मेरा, और मेरा डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से 15,000 का इनकम रहा। और एग्रीकल्चर भी था, बट एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट तो अभी इनकम में और नहीं दिखाएंगे, बस वो पीजीबीपी में दिखा दिए तो उसको पीजीबीपी में लेस कर दिए। तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 15,000 का, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आधा सोर्स का इनकम हो जाएगा। कल मैं आधा सोर्स चैप्टर ही स्टार्ट करने वाला हूँ सर। तो कुल मिला के आपका जीटीआई बनता है 3,76,500, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। आपने हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किए सर, वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक छूट होता है 80C के तहत, ठीक है। जैसे आपको फिर से मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा। हाउसिंग लोन जो आपने इंटरेस्ट भरा है वो 23,000 का है, और हाउसिंग लोन में आपका जो लोन रीपे किया वो 50,000 का है। तो 80C कहता है अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई अपना लोन रीपेमेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक छूट उसको मिल सकता है 80C के तहत। बट 1.5 लाख की जगह आपने 50,000 किया, बढ़िया किया, 50,000 का छूट लेके घर जाओ, ठीक है। तो ये 50,000 आपको 80C के तहत डिडक्शन है, जो चैप्टर 6 में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे सर। ये चैप्टर अभी आए नहीं, आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिडक्शन देने के बाद का इनकम, तो 3,26,500 हो जाएगा आपका। यही है, ये था, किसका क्वेश्चन था ये, चेन्नई वाला। चेन्नई का कोई बंदा था सर, क्या नाम था, नाम बता, मिस्टर राजू। बोलो सर, क्या आप लोगों को मिस्टर राजू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब राजू जैसा क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? अरे हाँ या ना बताओ तो सही। सर मैंने तो पढ़ा यस सर। लिया, कुछ लोग हैं मुझे पता है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं किया है वो जरूर एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज है, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाता है आपको, ठीक है। कहते हैं सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है बोलते हैं डिसिप्लिन मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको परफेक्शन करना है तो आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कोई भी आज तक परफेक्ट नहीं हो पाया है, ना तो मतलब महान महान लोग हुआ है, ना तो हम आप हो पाएंगे, ठीक है। जो भी है प्रैक्टिस करिए, आपको देखिएगा आपको इस चीज में ग्रिप आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस उठाया था ताकि आपको पीजीबीपी का, ऐसे मैं एग्जांपल्स भी कराया था पहले, तो मैं आज भी 2 क्वेश्चंस आपको कराया। तो ये अच्छा है सर, इसमें आपको आइडिया लग गया कि पीजीबीपी से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रोविजंस बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन का क्लास तो होना चाहिए। और एक क्वेश्चन भी मुझे कराने স্যার का इच्छा है। हाँ बोलो सर, बोलो। স্যার বলছি যে ইনকাম ট্যাক্স তো পিএল থেকে লেস করার মানে লেস করে দেয় না আর কি, তাহলে জিএসটিটাও কি সেম হবে?
इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, जीएसटी ऐड लेस कर सकते हो, जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकम टैक्स में हाँ इनकम टैक्स डिसअलाउड है, मतलब जिस साल का इनकम टैक्स भरोगे उसी साल का इनकम टैक्स जो तुम पेमेंट करोगे वो वाला टैक्स तुम लेस कैसे कर सकते हो? ना तो वो वाला टैक्स ना तो प्रीवियस ईयर का। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लेस नहीं कर सकते, मतलब जिसको पे करना है उसी के लिए उसी को खर्चा दिखाओगे, लेकिन जीएसटी को खर्चा दिखा सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े थे सर, जब हम लोग प्रोविजंस पढ़े थे, इसीलिए यहाँ पर जो जीएसटी दिखाया गया था कहाँ चला गया, ये जो जीएसटी पेड है इसको लेके तो हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, या 1,10,000 का अलाउड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार गो थ्रू करना सर बाद में अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर तेंजिंग का। हाँ, मिस्टर तेंजिंग, तेंजिंग नॉर्गे, जहाँ नाम सुने हो सर तेंजिंग नॉर्गे का? पहला इंसान है जो कहाँ चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था रे? माउंट एवरेस्ट। Thank you, sir. कुटिया थे अपने, दार्जिलिंग में जाओगे तो एक रॉक है तेंजिंग रॉक बोल के, प्रैक्टिसर जो होता है, जो रॉक क्लाइंबर होता है वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर तेंजिंग इज एंगेज इन द कॉम्पोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग क्या, कॉफी। ठीक है, ग्रोइंग एंड क्योरिंग मतलब फर्दर प्रोसेस करता है, सिर्फ ग्रो ही नहीं करता, फिर उसको क्योर करने का जो फर्दर प्रोसेस है उसको भी करता है। और आपको पता है ना सर, ग्रोइंग और क्योरिंग के ऊपर बेस करके हिसाब बदल जाता है। कहाँ करता है? कुर्ग में, कर्नाटका, है ना। कहा जाता है, एक बहुत सुंदर ऐड आता है टीवी में, नेस्कैफे का या किसका पता नहीं, बट बहुत अच्छा बोलता है कि दक्षिण भारत में सूरज कुछ अलग ही लेवल में चमकता है, और जो कॉफी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सो जो भी हो, कुर्ग कर्नाटका में कॉफी का गार्डन है इनका, कॉफी का खेती करते हैं। द होल ऑफ कॉफी ग्रोन इन इज प्लांटेशन इज क्योर्ड। ठीक है, पूरा को पूरा क्योर्ड करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना, कंपोजिट इनकम वाला क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तो जैसे ही कॉफी सुन के ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब इसमें आधा एग्रीकल्चर, मतलब कुछ परसेंटेज एग्री में जाएगा, आधा नहीं, कुछ परसेंटेज एग्री में जाएगा, कुछ परसेंटेज बिजनेस में जाएगा। ठीक है, तो अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है कि कुछ उसके पास एसेट्स हैं, जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार, ओनली एसेट इन द ब्लॉक। ठीक है, कार मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक ही एसेट है एज ऑफ 1 अप्रैल 2022, मतलब आपको यहाँ पर डिप्रिसिएशन का भी इन्फॉर्मेशन देके यूज करना पड़ेगा। Opening balance of car only asset in the block as on 1 for 2022, that is WDB as on 31st March 2022। ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, मतलब लास्ट इस साल का और उससे पिछले साल का जो भी हिसाब किताब है उसके हिसाब से आपका हिसाब बता रहा है 3 लाख का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2022, दैट इज WDB as on 31st March 2022 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर इज 15 लाख मशीनरी का। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी है 3,10,000 का, एक्सपेंडिचर फॉर क्यूरिंग कॉफी है 3 लाख का, एंड सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी है 22 लाख का। तो बेसिकली आप कॉफी क्योर करके 22 लाख का कॉफी सेल किया आपने। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है, साथ में कुछ और भी चीजें आपको बोल के रखा है। Besides being used for agricultural operations, the car is also used for personal use। जो कार है ये आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में भी यूज करते हो और पर्सनल पर्पस में भी अपने बीवी बच्चों को लेके भी घूमने जाते हो। ठीक है, अच्छा ये भी बोला है कि कितना परसेंटेज डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज में भी टेकन है 20%, मतलब 20% बिजनेस का नहीं है तो फिर 80% बिजनेस का है। अगर 20% बिजनेस का नहीं है तो फिर 80% बिजनेस का है, ध्यान रखना। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस इज 50,000, बोल दिया सर। पूरा गाड़ी चलाने में आपका 50,000 का खर्चा आता है। द मशीन्स वेर यूज्ड इन कॉफी क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशंस, मशीन्स जो है वो कॉफी क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशंस में ही लगता है। ठीक है, कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज असेसमेंट ईयर 23-24। तो ऐसा कोई भुटिया भाई तेंजिंग आपके पास आया और आपको बोलता है कि भाई मेरा ये हिसाब है, बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास रूल यूज होगा, है ना। कौन सा रूल यूज होगा? कॉफी का रूल क्या है? 7B, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉफी कीवर्ड वाला भी आ गया। लास्ट दिन ही पढ़ाया था आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको
इसके बारे में डिस्कस किया जस्ट लास्ट लेक्चर्स में। कहाँ चला गया, ये रहा कंपोजिट का रूल। 7A रबर बताते हैं, 7B उसमें सबसेक्शन 1 ग्रोन एंड क्योर्ड है, और ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड जो है वो एंड ग्राउंडेड है, वो 7 सबसेक्शन 7B सबसेक्शन 2 वो आपका कॉफी के इसके बारे में बताते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड बोला है, तो ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 25% बिजनेस में जाएगा, 75% एग्री में जाएगा। ठीक है, जो भी कमाओगे 25% बिजनेस का और 75% एग्री का। चलो मजा ले लो इसका, 7B का मजा ले लो सर, और क्या। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हिसाब देख लेते हैं सर। तो रूल 7B लागू होगा, तो वेयर एन एसेट, तो कैसे लिखना, कैसे किस तरह से आप इसको शुरू करोगे, ठीक है, कहानी का शुरुआत कैसे करना है। Where an SSE is engaged in the composite business of growing and curing coffee, the income will be segregated between agree income and business income। मतलब इनकम को डिफरेंशिएट कर देंगे या सेग्रीगेशन कर देंगे। सेग्रीगेट वर्ड बड़ा अच्छा होता है, ठीक है, सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना। इसमें हम लोग बिजनेस में कुछ दिखाएंगे और एग्रीकल्चर में कुछ दिखाएंगे, और रूल 7B ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 इस पे एप्लीकेबल होता है। As per the above rule, income derived from sale of coffee grown and cured by the seller in India shall be computed as if it were in income derived from business, and 20% of such income shall be deemed to be income liable to tax, and the balance 75% will be treated as agree income. Normally agree income exempted होता है section 10 subsection 1 में, but अगर इनकम ज्यादा अमाउंट में आ जाए तो उसमें क्या लगता है जानते हो, उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन आ जाता है। रूल्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर इनकम जब पढ़ेंगे तो आपको मैं रूल्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये वाला देख लेते हैं सर। कंपोजिट में सेल वैल्यू कितना है, 22 लाख का, ठीक है। एक्सपेंस फॉर ग्रोइंग कॉफी, सर कॉफी ग्रोइंग में आपका 3,10,000 का खर्चा रहा, ये गिवन है सर, क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 3 लाख, ये रहा 3,10,000, ठीक है। 3,10,000 आपका कॉफी ग्रो करने का ऑपरेशनल एक्सपेंस है, बहुत बढ़िया। अच्छा कार का एक्सपेंस, सर कार 80% बिजनेस का है, क्योंकि कार 20% पर्सनल है, तो पर्सनल खर्चा तो बिजनेस पे नहीं शो कर सकते। तो 50,000 का खर्चा होता है रनिंग मेंटेनेंस कार का, उसका 80% आप बिजनेस में दिखा दो। डेप्रिसिएशन ऑन कार, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन कार में भी 80% पार्ट लेंगे, 20% जो पर्सनल है उसका नहीं लेंगे, ठीक है, 80%। अच्छा टोटल वैल्यू कार का 3 लाख का, 3 लाख का 80% कार पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 15%, ठीक है। इस हिसाब से आपका कार का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। आप नीचे वर्किंग में भी दे सकते हो। आपका ओपनिंग बैलेंस था कार का कितना, ओपनिंग बैलेंस था कितना कार का, 1/4/2022, और उसमें से प्रीवियस ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करके 3 लाख का था। डिप्रिसिएशन 15% नॉर्मली होता है 45,000, 20% तो पर्सनल यूज के लिए है, तो 3 लाख पे 45,000 आपको टोटल हो रहा है, लेकिन इसमें से 20%, ठीक है, 45,000 का 20% कितना, 9,000 ना, ये डिसअलाउड है, ये नहीं देगा आपको, क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए, आप कार को पर्सनली जब यूज करते हो तो उसके जितना डिप्रिसिएशन है वो अलग करना है, तो 45 में से 9 हट जाएगा, तो डिप्रिसिएशन एक्चुअली आपको बिजनेस में मिलेगा 36,000 का, ठीक है। समझ के करना सर, अगर कभी भी पर्सनल यूज के लिए बोल दिया ना तो आपको बड़ा समझदारी के साथ इसका जवाब देना चाहिए। मशीनरी में प्रॉब्लम नहीं है, मशीनरी का क्या था, मशीनरी का टोटल 15 लाख का था और उसमें 15% देना है, तो 15 लाख का 15% 2,25,000 आपका आ जाएगा, तो ये इसको लेके दिक्कत नहीं है। मशीनरी तो पूरा का पूरा बिजनेस पे ही लगता है, तो अब इसका हिसाब बड़ा इजी हो गया। तो इधर आपका हो गया एक्सपेंडिचर पर कॉफी हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया 2,25,000, ठीक है, और डिप्रिसिएशन ऑन कार हो गया इधर 36,000, ठीक है, 36,000, 45 में से 9 चला गया, और एक्सपेंडिचर फॉर कॉफी क्यूरिंग ऑपरेशन 3 लाख का, और डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया 2,25,000 का। सो टोटल कॉस्ट आपका हो जाता है 5,25,000 का। तो 22 लाख में से अगर हम लोग पहले ये वाला टोटल कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जो 3,86,000 का था, ठीक है, फिर 3,86,000 से 3,86,000, अच्छा 22 लाख टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट ऑफ क्यूरिंग ऑपरेशंस, अच्छा ये क्यूरिंग ऑपरेशंस है और ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस है, तो 22 में से ये 3,86,000 भी माइनस हो जाएगा और ये 5,25,000 भी माइनस हो जाएगा, तो 22 लाख से 3,86,000 और 5,25,000, तो कुल मिला के आपका होता है 9,11,000, ठीक है, सही किया क्या, 9,11,000, मतलब ये दोनों मिला के होता है 9,11,000। तो 22 में से 9,11,000 अगर चला जाता है
तो आपका प्रॉफिट होता है 12 लाख मतलब 12,89,000। अब इस 12,89,000 में से 12,89,000 में से 25% चला जाएगा बिजनेस पे और 75% चला जाएगा एग्री पे। तो बिजनेस का हो जाएगा 3,22,250 और एग्री का हो जाएगा 9,66,750। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना सर, ठीक है। कैलकुलेटर लेके कॉपी में फटाफट एक बार उतार लेना। प्रैक्टिस के समय कैलकुलेट कॉपी में उतारना अच्छा होता है सर, आपको याद रहता है, ठीक है। बोलो, पेंजिंग का हिसाब समझ में आ गया सर? अरे हाँ या ना बोलो रे। पेंजिंग का ये कॉन्सेप्ट सर समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, आप जरूर ट्राई करें सर, ठीक है। जरूर ट्राई करें, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिए। और जिन लोगों का पीजीपीपी रेडी नहीं हुआ है वो जल्दी पीजीपीपी को रेडी कर लें, और रेडी करके पीजीपीपी में एक टेस्ट जरूर दे दें। विश्वजीत ने ऑलरेडी पीजीपीपी में टेस्ट दे चुका है। बाकी लोगों के लिए भी बोलूंगा कि आप लोग पीजीपीपी को रेडी करके पीजीपीपी में टेस्ट दे दो सर, ठीक है। ठीक है सर, कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आदर सोर्स के बारे में बात करेंगे सर, ठीक है। चलो सर, आज इतना ही है, बाय फिर, टाटा सर, बाय।